आज हम सेकेंड ग्रेड का जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपसे मैं करूँ, जिसके अंदर 4-5 चैप्टर है, वो आपको मैं एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट करा रहा हूँ। और आपसे मैं, अगर आप इसको 1-2 बार स्टडी कर लोगे एग्ज़ाम से पहले, तो आपके जो 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं ऑर्गेनिक का, वो आपके राइट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपसे मैं करूँ अच्छे से आपको इसको, जो मैं आपको लॉजिक सिखाने वाला हूँ, जहाँ से एक्चुअली क्वेश्चन आएंगे उन लॉजिक को अच्छे से सीखना है। अगर आपको ऑर्गेनिक का डर लगता है या आपको ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती है या अभी तक आपने ऑर्गेनिक अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आपको बस ये लेक्चर आपसे मैं करूँ एग्जाम से पहले 1-2 बार अच्छे से स्टडी कर लेना है। मैं आपको सारा क्लियर कर दूंगा। इससे पहले मैंने आपको बोलो केमिस्ट्री के जो 24 लेक्चर है उसमें मैंने 10 लेक्चर फिजिकल के एक लेक्चर में करवाए, मैंने इनऑर्गेनिक के कराए, और आज आपसे मैं कहूँ पूरा ऑर्गेनिक करा रहा हूँ। मतलब आप ऑलमोस्ट देखोगे तो आपको 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी सेकंड ग्रेड की मैंने केमिस्ट्री करा दी है। और ऐसे ही मैंने आपको 2 घंटे के अंदर पूरा फिजिक्स कराया था, बात समझो ना। तो ये सब आप लोगों के लिए इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपसे मैं करूँ हर वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाला है, जो अगर थोड़ा इमोशनली आपसे मैं करूँ वीक हो रहा है या जिसको थोड़ा घबराहट हो रही है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और वो भी रेस के अंदर अच्छे से तैयार हो जाए, बात समझ ना। तो हम आपसे मैं करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ये कंटेन है, जिसके अंदर आपका एक क्वेश्चन नोमेनक्लेचर का आ जाता है। बोलो आइसोमेरिज्म, ये वैसे सिलेबस में है नहीं, बोलो मैं फिर बता दूं, बोलो आप पहले जब सिलेबस था तो उसमें आइसोमेरिज्म था, इस बार है नहीं, फिर भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि आइसोमेरिज्म ऐसी चीज़ है जिससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, बिकॉज बेसिक ऑर्गेनिक में आता है। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर 4 आपके इफेक्ट की बात करेंगे, एक आई इफेक्ट, एक एम इफेक्ट, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन। क्लियर। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएजेंट, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। फिर आपसे मैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज, बोलो होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, और मैंने कहा हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, बात समझ में। तो ये आपका पूरा ऑर्गेनिक का सिलेबस है, जो आपके सिलेबस के अंदर लगभग 4 यूनिट है, जिसके अंदर ये सारे कंटेन हैं। तो ये मैं आपको तैयार करने जा रहा हूँ, अच्छे से स्टडी करना, आपका तैयार हो जाएगा टोटली एग्जाम ओरिएंटेड। और वो सारे लॉजिक, वो सारे फंडे जो आपको ऑर्गेनिक में एग्जामिनर पूछेगा, वो मैं अभी तैयार करा दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं तैयार किया है तो इस लेक्चर से एंड ऑफ आपका जब पूरा स्टडी कर लोगे, एक कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बोलो बात समझ में। मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ स्टडी स्मार्ट होनी चाहिए, बात समझ में। मतलब अगर कोई स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम देने जा रहा है और वो पहले, मैंने कहा ना आपको पहले अपने मन से जीतना पड़ता है, फिर आप एग्जाम को जीत पाते हो। पहले मन से जीतना पड़ता है, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको लगना चाहिए कि यार ये, बोलो आपसे केमिस्ट्री है, मैं 6-7 घंटे में केमिस्ट्री तैयार कर सकता हूं, ये फिजिक्स है मैं 3-4 घंटे में करा सकता हूं, ये बायोलॉजी है, मतलब ये सिलेबस है जिसको मैं अच्छे से रिवाइज करके और एग्जाम देने जाऊंगा और कॉन्फिडेंटली बोलो अच्छा स्कोर करके आऊंगा। मतलब ये आपकी जब माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, जब आप अपने मन से जीत जाओगे तो एग्जाम में जीतोगे। अगर आप पहले से ही घबराओगे, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, आपसे मैं करूं अभी तो मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है, बोलो आपसे मैं कहूं, तो क्या होगा, आप मन से नहीं जीत पाओगे तो एग्जाम में नहीं जीत पाओगे, बात समझ ना। तो मैं हमेशा कहता हूं कि चीज़ें बहुत आसान होती है, बस आपका थोड़ा नज़रिया, थोड़ी स्मार्टनेस आप में आनी चाहिए। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ वही मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या सिखा रहा हूँ, बोलो आपको, मैंने कहा IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। नोमेनक्लेचर मेरे हिसाब से सबको लिखना आता होगा। IUPAC कहता है एक ही बात ध्यान रखनी है, एक तो आपको वरीयता हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है उसको सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है, फिर आपसे मैं को मल्टीपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को। यानी मेरे कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा
बोलो किसको वरीयता देनी है? क्रियात्मक समूह को, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देनी है? बोलो बहुबंध को, मल्टीपल बॉन्ड को। और फिर कोई जाके प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूशन ग्रुप को आपको क्या देनी है? वरीयता। बात समझ में आए? उसके अलावा आपसे मैं कह रहा हूं क्या पता होना चाहिए कि बोलो आपसे मैं कहूँ आयु, पीएससी, बोलो नाम, आपसे मैं कह रहा हूं सही क्रम, ठीक है, बोलो मैं आपसे मेरे को लिखना बोलो चाहिए, ठीक है। सही क्रम का मतलब क्या है? आईयूपीएससी ने एक पैटर्न बताया है कि आपको सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? लोकेंड नंबर लिखना चाहिए। क्लियर? बोलो सबसे पहले क्या लिखना है? लोकेंड नंबर। आपसे मेरे को लोकेंड नंबर लिखना चाहिए। फिर आपको क्या लिखना चाहिए? बोलो प्रीफिक्स लिखना चाहिए। क्लियर? बोलो फिर क्या लिखना चाहिए? प्रीफिक्स। फिर आपको क्या लिखना है? बोलो रूट वर्ड लिखना है। क्लियर? रूट वर्ड। फिर आपको क्या लिखना है? बोलो प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखना है? बोलो प्राइमरी, आपसे मैं कह रहा हूं सफिक्स लिखना है। और फिर आपसे मैंने कहा क्या लिखना है आपको? बोलो सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखना है? बोलो सेकेंडरी सफिक्स। बोलो बात समझ में आए? मेरे कहने का मतलब है कि आपसे मैं कह रहा हूं रूट वर्ड सबसे पहले, लोकेंड नंबर सबसे पहले। क्या मतलब होता है लोकेंड नंबर का? हम जब भी किसी का नाम लिखते हैं, किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है, मल्टीपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इनकी जो पोजीशंस हो हम जिस नंबर से करते हैं वही लोकेंड नंबर होता है। क्लियर? प्रीफिक्स, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा एग्जांपल दिया गया है जिसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, प्रतिस्थापी समूह अगर आपसे मैं कर उपस्थित है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स लिखा जाएगा। बात समझ में आए? जैसे Cl लगा हुआ है तो क्लोरो लिखते हैं। बोलो आपसे मेरे को आपका CH3 है तो मिथाइल लिखते हैं, Br हो तो ब्रोमो लिखते हैं, NH2 हो तो एमिनो लिखते हैं, इस तरह से। क्लियर? रूट वर्ड, आपने जो कार्बन चेन सेलेक्ट की है उसमें टोटल कितने कार्बन है बोलो उसके लिए रूट वर्ड लिखा जाता है। अगर चेन के अंदर एक कार्बन है तो मैथ लिखा जाता है, 2 कार्बन है तो एथ लिखा जाता है, 3 कार्बन है तो प्रॉप लिखा जाता है, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखा जाता है, 5 कार्बन है तो पेंट लिखा जाता है, 6 कार्बन है तो हेक्स लिखा जाता है, 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बोलो हेप्ट लिखा जाता है। बोलो 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखा जाता है, 9 कार्बन है तो नॉन लिखा जाता है, और 10 कार्बन हो तो डेक लिखा जाता है। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, अगर आपको लगता है कि जो चेन हमने सेलेक्ट की है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही है तो आपसे मेरे को ANE प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। अगर बोलो डबल बॉन्ड है तो ENE लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाते हैं। बोलो बात समझ में? तो मेरे कहने का मतलब ये क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? अगर आपको लगता है कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है तो आपको हमेशा क्या करना है? नंबरिंग करने के बाद जब नाम लिखते हो तो हमेशा प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड का पहले लिखना और ट्रिपल बॉन्ड का बाद में लिखना। अभी मैं 1-2 एग्जाम्पल से बताऊंगा। और सेकेंडरी सफिक्स का भी यूज करते हैं अगर आपको लगता है कि जो चेन हमें दी है, जो एग्जाम्पल हमें दिया है उसमें कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। अगर एल्कोहल वाला ग्रुप है तो आपका ओल लिखा जाता है, कीटोनिक कंपाउंड है तो ONE लिखा जाता है, आपका एल्डिहाइड है तो एल लिखा जाता है, बोलो एसिड है तो कार्बो आपका ओइक एसिड लिखा जाता है, इस तरह से। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं अलग वेराइटी के जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिया आपसे मेरे को एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, तो मैं वो वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको जनरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया, अब आपसे मैं कहूँ मुझे करनी है नंबरिंग, तो मैंने कहा डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, अगर इधर से करूँ तो 1 और 3 नंबर मिलता है, इधर से करूँ तो 1 और 3। जब भी सिमेट्रिकल कंडीशन होती है तो नंबरिंग में हमेशा अल्फ़ाबेट को यूज करते हैं। ये ईन होता है और ये आइन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ई फॉर एलिफेंट बोलो आपसे मेरे को पहले आता है, तो नंबरिंग करते समय तो आपको 1 बोलो 2 और 3 बोलो आपसे मेरे को 4 नंबरिंग कर दिया आपने। बस जब हम नाम लिखते हो तो नाम में तो मैंने आपसे हमेशा ही कहा प्राइमरी सफिक्स में अगर आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो तो ये हमेशा सुपीरियर होगा नाम लिखने में। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा बोलो 2, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या लिखोगे 1 मैंने कहा ब्यूटीन और 3 आयन। बात समझ में आए बोलो।
बोलो, ये नाम होगा। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अगर आपको लगता है कि बोलो आपसे मैं करूँ CH2, बोलो मैंने कहा यहाँ पर CH3, बोलो CH डबल बॉन्ड, आपसे मैं कह रहा हूँ C ट्रिपल बॉन्ड, मैंने कहा आपको ये है। क्लियर। तो आपसे मैं कहूँ ये कंपाउंड मिला। अब अपन ने क्या देखा कि इसमें भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन कोई सिमेट्रिकल पोजीशन नहीं है। इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 2 और 4 आता है, इधर से करता हूँ 1 और 3 आता है, तो हम बिंदास नंबरिंग इधर से ही करेंगे। बोलो आपसे मैं को अल्फाबेट तो तभी यूज करते हैं जब क्या हो, बोलो सम्मित स्थिति हो। ठीक है। बोलो अदरवाइज कभी भी अल्फाबेट का यूज नहीं करते हैं। इसमें कोई सम्मित स्थिति नहीं है। इसका हम जब नाम लिखेंगे तो आपसे मैं कह रहा हूं हमें नंबरिंग कर दी। अब हमें नाम लिखते समय हमेशा क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो आपका नाम लिखने में सुपीरियर होता है, इसलिए उसका जो सफिक्स होता है वो बाद में लिखा जाता है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 3, आपसे मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा, बोलो पेंटीन, और आपसे मैं कहूँ 1 आयन। क्लियर। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। उसके बाद आपसे मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 3 लेता हूँ तो मैंने आपसे कहा सपोज दैट आपको लगता है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ये आपको एक आपसे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल दे रखा है जिसका नाम लिखना है। अब मैंने कहा नंबरिंग करना पहला काम, तो मैंने कहा इधर फंक्शनल ग्रुप है और इधर मल्टीपल बॉन्ड है, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे पहले देना है। तो आपसे मैं करूँ 1 2 3 4। क्लियर। तो आपसे मैं को इसका जब IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो आपसे मैं कहूँ 3, मैंने कहा बोलो क्या ब्यूटीन, और मैंने कहा 1L। बात समझ में आए। ये जो मैं लिखता हूँ वो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है, लोकेट नंबर, कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है ही नहीं, इसलिए प्रीफिक्स आया ही नहीं। ये मेरा रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया और ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने लिया बोलो CH3, CH आपसे मैं कहूँ OH, और आपसे मैं कह रहा हूँ Cl, और मैंने कहा CH3। क्लियर। मुझे नाम लिखना है तो आपसे मैं करूं यहां पर बोलो एक तो है फंक्शनल ग्रुप, एक है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, तो हमें पता है प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को देनी है। बात समझ में आए। बस फिर तो आपको क्या लिखना है, 3 क्लोरो, आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा बोलो ब्यूटेन, बोलो आपसे मैं कहूं ब्यूटेन, आपसे मैं कह रहा हूं ब्यूटेन, बोलो 2 ओल भी लिख सकते हैं, और मैंने कहा 3 बोलो क्लोरो, और आपसे मैं कहूँ 2 ब्यूटे, आपसे मैं करूँ ब्यूटे नॉल भी लिख सकते हैं। एक बार आपने बोलो लोकेट नंबर लिख दिया है, उसके बाद आने वाले लोकेट नंबर को आगे या पीछे लिखा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है मैंने आपको डियर स्टूडेंट 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको IUPAC नाम लिखना सिखाया, और मैं आपको बता दूं ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आपके बोलो आपसे मैं करूँ RPSC जब IUPAC नेम पूछती है तो जो मैंने आपको कराया इसी पैटर्न की पूछती है। बोलो बात समझो ना। ओके। एक एग्जांपल और बता देता हूं जिससे और आपका फंडा क्लियर हो जाए। आपसे मैं कह रहा हूं सपोज दैट मैंने कहा ये मैंने OH लिया और ये मैंने आपसे कहूँ Cl लिया और यहाँ पर मैंने COH कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि बोलो ये सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको नंबर 1 देंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर। और अगर हमें इसका हम नाम लिखेंगे तो ये भी मेरा प्रतिस्थापी समूह, ये भी प्रतिस्थापी समूह, अल्फाबेट को यूज करेंगे। ये कौन होता है, बोलो क्लोरो होता है। ये कौन होता है, बोलो हाइड्रोक्सी होता है। तो मेरे कहने का मतलब C4 केट H4 होट से पहले आता है, इसलिए क्या लिखेंगे 2 क्लोरो। आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा 3 हाइड्रोक्सी और आपसे मैं कहूँ 1 मैंने कहा ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर। या ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। क्लियर। तो आपसे मैं करूँ मैंने आपको IUPAC जो नेम का टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिया। उसके बाद आपसे मैं कह रहा हूँ मैं लेता हूँ आइसोमेरिज्म। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ ऑफिशियली आपके ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पहले सिलेबस था उसमें था। क्लियर। लेकिन फिर भी आपको एग्जाम देने जा रहे हो, IUPAC का बेसिक आइडिया इसलिए आपको आपका आइसोमेरिज्म का बेसिक आइडिया इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेसिक ऑर्गेनिक का एक पार्ट होता है। तो अभी मैं तैयार कर दूंगा। मैंने कहा बेसिकली आपको पता होना चाहिए समवायता जो होता है
मेरे कहने का मतलब उसकी शर्त क्या होती है कि बोलो अणु सूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मैंने कहा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बोलो मैंने कहा सेम होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, दो तरह की होती है, एक कैटेगरी होती है बोलो मैंने कहा स्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक होती है मैंने कहा स्टीरियो। क्लियर। क्या होती है, त्रिविम समावयता आपसे मैं कह रहा हूं, और मैंने कहा एक होती है बोलो आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब संरचनात्मक समावयता। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रक्चरल का रूल आउट करें तो इसमें होती है एक, मैं आपसे कहूं चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर। मैंने कहा चेन आइसोमेरिज्म में आपसे मैं कह रहा हूं जो चेन सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बोलो आपसे मैं कह रहा हूं अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने एक लिखा और आपसे मैं कह रहा हूं ये मैंने एक लिखा, अगर कोई मुझे पूछे अणु सूत्र क्या है, समान है, ये किसका एग्जाम्पल है, चेन का है, बिकॉज इसके अंदर चेन में 4 कार्बन है और इसमें कितने, 3 कार्बन है। बोलो बात समझ में आए। उसके बाद नंबर 2 होती है मैंने कहा पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, ये तो श्रृंखला समावयता थी, और आपसे मैं करूं ये कौन सी है, बोलो स्थिति। स्थिति में क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा डबल बॉन्ड की पोजीशन, आपसे मैं कह रहा हूं या मक्सलल ग्रुप की पोजीशन या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप की पोजीशन में अंतर हो। ये 1 ब्यूटीन है, ये 2 ब्यूटीन है, ये पोजीशन का एग्जांपल है, चेन का नहीं, बिकॉज चेन में तो 4 कार्बन सेम है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर OH है और एक में मैंने कहा यहाँ पर OH है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, पोजीशन का। जैसा नाम वैसा काम। क्लियर। फिर मैंने कहा तीसरी बोलो आपसे मैं रिंग, मैंने कहा चेन, बोलो मैंने कहा आइसोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, एक मैंने कहा बोलो ओपन रिंग होगी और एक आपका मैंने कहा क्लोज होगा। ठीक है, एक ओपन और एक क्लोज। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं मेरे कहने का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है एल्कीन और साइक्लो एल्केन ये शो करते हैं। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने कहा कि बोलो एल्काइन और मैंने कहा साइक्लो एल्कीन ये शो करते हैं। रिंग बोलो आपसे चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर। उसके अलावा मैंने कहा एक होती है बोलो फंक्शनल, बोलो मैंने कहा फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, तो मैंने कहा इससे फिक्स है, बोलो कौन, एल्कोहल, आपसे मैं कहूँ एंड ईथर। क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैंने कहा CH3 CH2OH और CH3OCH3, कोई मुझे पूछे ये किसका एग्जाम्पल है तो मैं क्या बोलूँगा, फंक्शनल का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब हुआ ऐसे फिक्स है, बोलो एल्कोहल ईथर है, बोलो मैंने कहा एल्डिहाइड, आपसे मैं को एंड कीटोन है, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एसिड। ठीक है, एंड एस्टर है, बोलो आपसे मैं को एसिड एंड बोलो एस्टर है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, CN है और NC है, ये सब क्या करते हैं, फंक्शनल शो करते हैं। क्लियर। बात मेरी समझ में आई बोलो आपको। इसके अलावा मैंने कहा एक होती है मेटामेरिज्म, मेटा आपसे मैं कहूँ मेरिज्म, मध्यवयता। ठीक है, मध्यवयता बोलो आपसे उनकी क्या शर्त है कि बोलो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके 2 टर्मिनल एंड हो, जिनके 2 टर्मिनल एंड हो, आपसे मैं कह रहा हूँ वो ये वाली शो करते हैं। बात समझ रहे ना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो मैंने एक ये किया और मैंने एक ये किया। क्लियर। तो मैं कहूं ये किसका एग्जाम्पल है, तो मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल है, और हर मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल पोजीशन का एग्जाम्पल भी होता है, लेकिन सभी पोजीशन के एग्जाम्पल मेटामेरिज्म के एग्जाम्पल नहीं होते हैं। आपको प्रायोरिटी हमेशा मेटामेरिज्म को देनी है। बात समझ ना। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे ही बोलो आपका एक और होती है जिसको बोलते हैं चला वयता। ठीक है, चला वयता मतलब टोटोमेरिज्म। ठीक है, टोटोमेरिज्म मेरे कहने का मतलब है इसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या बोलो आपसे मैं कहूँ कम से कम मैंने कहा एक सक्रिय मैंने कहा अल्फा हाइड्रोजन बोलो होना चाहिए। ठीक है, और सक्रिय अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, मैंने कहा बोलो कार्बोनिल एंड आपसे मैं कहूँ नाइट्रो बोलो से डायरेक्ट
आपसे मैं कह रहा हूँ जुड़ा, मैंने कहा कार्बन, कार्बन मैंने कहा अल्फा कार्बन, ठीक है, बोलो होता है, बोलो होता है, तथा आपसे मैं कहूँ उस पर जुड़ा, आपसे मैं कहूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मैंने कहा एक्टिव, बोलो एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन, आपसे मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ, मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब इस पे ये जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन और इस पे लगे हुए हाइड्रोजन कौन से, अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। और आपसे मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पर बोलो CH2, ये आपसे मैं करूँ यहाँ आए, ये यहाँ आए, और आपसे मैं करूँ इस तरह से अगर आपका ये बनता है, इसको बोलते हैं कीटो रूप, आपसे मैं करूँ इसको बोलते हैं इन प्लस ऑल, क्या बोलते हैं इनॉल रूप। तो मेरे कहने का मतलब ये कौन सी समावेयता होगी, टोटोमेरिज्म होगी, क्लियर। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है टोटोमेरिज्म कौन दर्शाता है, ठीक है। तो मैंने आपको कंडीशन लिख दी है, बोलो आपसे वो ही दर्शाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको 6 के 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता दी है। मेरे कहने का मतलब है आप 2 मिनट 5 मिनट में कभी भी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद मैंने कहा स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, त्रिविम समावयता की बात करूं, त्रिविम समावयता, ठीक है। तो मैंने कहा बेसिकली इसमें 2 बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है ज्यामितीय, आपसे मैं कहूँ समावयता, और एक होती है प्रकाशीय समावयता, ठीक है। एक होती है प्रकाशीय समावयता, ठीक है। बोले तो ऑप्टिकल, आपसे मैं करूँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड मैंने कहा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्लियर। तो आपसे मैं करूँ ये वाली जो है, बोलो आपकी इसकी शर्त क्या है कि बोलो आपसे मैं कहूँ ये एल्कीन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एल्कीन है, बोलो मैंने कहा ऑक्सीम है, बोलो मैंने कहा एजो है, ठीक है, और साइक्लो, बोलो आपसे मैं कहूँ एल्केन, ठीक है। बोलो आप साइक्लो एल्केन आपसे मैं कहूँ दर्शाते हैं, ठीक है, बोलो दर्शाते हैं। तो एल्कीन, ऑक्सीम और एजो ये तो आपसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन के कारण दर्शाते हैं, और साइक्लो एल्केन सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष प्रतिबंधित घूर्णन एंटी बॉन्डेड रोटेशन के कारण दर्शाते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बोलो एल्कीन की होती है, और आपसे मैं को एल्कीन के लिए क्या शर्त है, तो मैंने कहा ऐसी एल्कीन बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जिस पर बोलो हर एक sp2 कार्बन पर लगा हुआ समूह क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है एक sp2 कार्बन पर अगर आपको लगता है ये 2 अलग है, आपसे मैं को इस पे भी अलग है, तो आपका ये कौन सी शो करेंगे, बोलो आपसे मैं कहूँ जियोमेट्रिज्म, जियो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो आइसोमेरिज्म। मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है ये x हो, ये y हो, और ये a हो और ये B हो। बात समझ में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो इस पे जब देखते हैं तो sp2 कार्बन इस पे अलग ये होने चाहिए, और इस पे देखते हैं तो ये दोनों आपस में अलग होने चाहिए, क्लियर। ये और ये सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आपसे मैंने कहा कि जो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे दर्शाई जाती है वो आपको समझ में आया होगा। आपसे मैं कह रहा हूँ जैसे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आज मुझे कोई कहे क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि इसमें बोलो वो शर्त लागू नहीं होती है। अगर मुझे कोई कहे आपसे मैं कह रहा हूँ क्या ये बोलो आपसे मैं कहूँ दर्शाता है क्या, तो मैं कहूँगा ये भी नहीं दर्शाता, बिकॉज इस पर तो हाइड्रोजन और CH3 ग्रुप अलग है, लेकिन इसमें दोनों हाइड्रोजन सेम है। अगर आपसे मैं कुछ कोई कहे कि CS आपसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड CH3 क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दर्शाता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल दर्शाता है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, बोलो आपसे CH3H, बोलो मैंने कहा CH3H, और मैंने कहा बोलो आपको CH3H, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ HCH3, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम सिस, और इसको क्या बोलते हैं ट्रांस। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों सिस और ट्रांस तभी पॉसिबल है जब पहले
दर्शाए। बोलो बात समझ में? आपको तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कौन सी एल्किल बोलो आपसे मेरे को ज्यामितीय समावयवता दर्शाती है, तो आपको चेक करने का मैं आइडिया बता रहा हूं। बात समझ में आए? बोलो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पूछा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड आपसे मैं कहूं Cl, क्या ये दर्शाता है क्या? तो हाँ मैं कहूंगा बिल्कुल दर्शाता है, बिकॉज इस बार आपसे मैं कहूं इधर एक हाइड्रोजन और एक CH3 अलग ग्रुप हो गया, इधर एक हाइड्रोजन और एक Cl अलग हो गया। बात समझ में है? तो आप आई होप आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं वो समझ में आया होगा। क्लियर? इसका मतलब आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा एक और है प्रकाशीय समावयवता, ठीक है? बोलो प्रकाशीय समा आपसे मैं को वैता मतलब ऑप्टिकल, बोलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपसे मैं कह रहा हूं इसके लिए क्या शर्त है कि बोलो मैंने कहा किरेल कार्बन, आपसे मैं कह रहा हूं किरेल कार्बन, ठीक है, उपस्थित आपसे मैं को होना चाहिए, ठीक है? बोलो किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए, मतलब ऐसा कार्बन जिस पे चारों समूह क्या लगे हो, अलग अलग लगे हो, उसी को किरेल कार्बन कहते हैं। और वही आपसे मैं करूं प्रेजेंस वाला कंपाउंड प्रकाशीय सक्रिय होता है। जैसे एग्जांपल लिया आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने लिखा CH3C, बोलो आपसे मैं को C2H5 और यहाँ पर मैंने किया सपोज दैट Cl और आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो यहाँ पर CH2 CH3। कोई मुझे कहे क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा क्या? तो मैंने कहा दिस ग्रुप इज डिफरेंट 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 और डिफरेंट, डेफिनेटली ये प्रकाशीय समावयवता दर्शाएगा। आपसे मैं कहूँ कोई मुझे कहे COH, आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो H, ये Cl और OH, क्या ये दर्शाएगा? मैं कहूँगा 100% दर्शाएगा। बात समझ में आए? बोलो आपसे मैं कहूँ, मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ OH, बोलो H OH H, आपसे मैं कहूँ CH3 अब इस केस में क्या होता है, जब किरेल कार्बन यहाँ पर भी है, किरेल कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन तल कैसा है? बोलो सममित है, इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव। क्लियर? तो इसका मतलब अगर दो आपसे मैं कहूँ आपको किरेल कार्बन मिले तो उस केस में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, अनसिमेट्री होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपसे मैं कहूँ ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? बोलो आपसे मीजो कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड, जिसमें किरेल कार्बन है फिर भी ये प्रकाशीय निष्क्रिय होता है। बात समझ में आई? बोलो आपको? तो मेरे कहने का मतलब है, अगेन मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, कि अगर आपका आइसोमेरिज्म माना सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप बोलो 5 से 7 मिनट मैंने एक ब्रीफ आपको आइडिया दे दिया है कि अगर इतना नॉलेज लेकर आप एग्जाम में जाओगे, अगर आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आ भी गया तो भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। बात समझ रहे हो ना? ओके, क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें पूछी नहीं जाती है, बट उनके लिए भी आपको पहले कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा सबसे पहले मन से अपने आप को जीतना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप एग्जाम को और पेपर को जीत पाओगे। बात समझ रहे ना? उसके बाद मैंने कहा तीसरा हम स्टार्ट करते हैं, बोलो रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? रिएक्शन मैकेनिज्म, मैंने कहा इसमें 4 इफेक्ट होते हैं। पहला होता है आई इफेक्ट, ठीक है? बोलो आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, बोलो प्रेरणिक प्रभाव। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आपसे मैं कह रहा हूं प्रेरणिक प्रभाव, ठीक है? तो आपसे मैं कह रहा हूं इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। ये आपसे मैं कहूँ एक स्थायी प्रभाव है, ठीक है? बोलो इट्स ए परमानेंट इफेक्ट, स्थायी प्रभाव है। क्लियर? मैंने कहा इसमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड आपसे मैं कहूँ के इलेक्ट्रॉन का मैंने कहा बोलो उच्च बोलो विद्युत ऋणी, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो उच्च विद्युत ऋणी बोलो की, और आपसे मैं को आंशिक रूप से बोलो मैंने कहा जाना होता है। क्लियर? तीसरी बात पता होना चाहिए, ये आपका आई इफेक्ट जो होता है वो आपसे मैं को दूरी के साथ कैसा संबंध रखता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आई का इफेक्ट क्या होगा?
कम होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि सपोज दैट आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये CN लगा हुआ है। अब हम जानते हैं CN का बोलो माइनस आई इफेक्ट होता है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है कि बोलो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आई का इफेक्ट क्या होता जाएगा, बोलो कम होता जाएगा। क्लियर? तो लगभग 2 या 3 कार्बन तक की आई का इफेक्ट इफेक्टिव रहता है। बात समझ ना? तो मेरे कहने का मतलब है आपको दोस्तों थोड़ा ये सिंपल बातें पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ आई इफेक्ट, तो मेरे कहने का मतलब है एक होता है माइनस आई इफेक्ट, बोलो एक होता है बोलो मैंने कहा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। बोला आपसे मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने कहा कहीं पर भी OH ग्रुप लगा हुआ हो, CN लगा हुआ हो, COH लगा हुआ हो, NO2 लगा हुआ हो, हैलोजन लगा हुआ हो, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं। तो आपसे मैं कहूँ कौन सा इफेक्ट होगा, बोलो मैंने कहा जैसे ये NO2 लगा हुआ है, कोई मुझे पूछे इसका क्या इफेक्ट होगा, तो माइनस आई इफेक्ट होगा। बात समझ में? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचे। आपसे मैं कहूँ प्लस आई के अंदर क्या बता रहा हूं, बोलो CH3, बोलो मैंने कहा CH3। क्लियर? इसका जो प्लस आई इफेक्ट बोलो आपसे मैं कहूँ CH3, बोलो मैंने कहा CH3, बोलो इससे क्या होता है ज्यादा होता है। इसका मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या होता है इससे ज्यादा। बात समझ रहे ना? ठीक है, इसका बोलो नहीं के बराबर। तो मेरे कहने का मतलब होगा क्या, ये आपसे मैं कह रहा हूँ 4 डिग्री कार्बन है, तो इसका मतलब हुआ इसका बोलो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर? आपसे मैं कह रहा हूं इसका क्या होगा, कंपेरेटिवली मैंने कहा प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बोलो कम होगा। बोलो बात समझ में आए? इसका मैंने कहा और क्या होगा, बोलो कम होगा। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों आपको मैंने आई इफेक्ट के बारे में बताया, थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? उसके बाद आपसे मैं कहूँ दूसरी बात करते हैं एम इफेक्ट। बोलो किसकी बात करते हैं, एम इफेक्ट। एम इफेक्ट मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, जिसको आप अनुनाद भी कह सकते हो। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, देखो इसकी क्या 3 शर्तें हैं, कंडीशन है कि ये कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। पहली शर्त क्या है, कम से कम, आपसे कम से कम मैंने कहा 2 डबल बॉन्ड, मैंने कहा कैसे होने चाहिए, संयुग्मी स्थिति, मैंने कहा कॉन्जुगेटेड पोजीशन। बोलो कॉन्जुगेटेड, आपसे मैं कह रहा हूँ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन आपसे मैं कह रहा हूँ में होने चाहिए। ठीक है, बोलो कम से कम 2 डबल बॉन्ड कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड पोजीशन में। मैंने कहा अगर मुझे कोई पूछे क्या यहाँ पर आपका मीजोमेरिक इफेक्ट होगा क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल होगा। लेकिन अगर मुझे कोई कहे आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर होगा क्या, मैं कहूँगा नहीं होगा। मतलब 2 डबल बॉन्ड होने से नहीं होगा। बोलो 2 डबल बॉन्ड, कम से कम 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होने चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। उसके बाद मैंने कहा दूसरी कंडीशन क्या है, बोलो आपसे कम आपसे मैं कहूँ 1 डबल बॉन्ड तथा आपसे मैं कहूँ लॉन पेयर समूह, आपसे मैं कह रहा हूँ संयुग्मी स्थिति, कॉन्जुगेटेड पोजीशन। मैंने कहा संयुग्मी स्थिति यानी कैसा बोल रहा हूँ, बोलो कॉन्जुगेटेड, आपसे मैं कहूँ पोजीशन। ठीक है, बोलो पोजीशन में मैंने कहा होना बोलो चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। क्लियर? अगर आप कोई पूछे क्या ये आपसे मैं कह रहा हूँ मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा क्या, हम कहेंगे बिल्कुल करेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे सपोज दैट आपसे मैं कहूँ CH2CH, बोलो CH2CH2 और Cl, क्या ये शो करेगा क्या, मैं कहूँगा नहीं करेगा। आई होप आपको कंडीशन समझ में आ रही होगी। तीसरी कंडीशन क्या है, बोलो कम से कम, आपसे मैं कहूँ कम से कम 1 डबल बॉन्ड तथा मैंने कहा बोलो पॉजिटिव चार्ज आवेश, आपसे मैं कहूँ युक्त समूह, मैंने कहा क्या होना चाहिए, संयुग्मी स्थिति। ठीक है, बोलो कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होना आपसे मैं कह रहा हूँ चाहिए। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा CH2 डबल बॉन्ड और आपसे मैं कहूँ CH2, क्या ये शो करेगा क्या, हम कहेंगे बिल्कुल शो करेगा।
बात समझ में आए बोलो? तो मेरे कहने का मतलब है एम इफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो ये 3 कंडीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन एम इफेक्ट शो करता है और कौन नहीं करता है। उसके बाद आपसे मैंने कहा टाइप्स आपसे मैं करूं ऑफ एम इफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ एम इफेक्ट की बात करूं बोलो 2 तरह का होता है, एक मैंने कहा प्लस एम इफेक्ट और एक मैंने कहा बोलो माइनस एम इफेक्ट। क्लियर? बोलो एक प्लस एम इफेक्ट, एक आपसे मैं कहूँ माइनस एम इफेक्ट। तो दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या लगे कि आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो बेंजीन रिंग पर ऐसा कोई समूह लगा हुआ है, बोलो ऐसा कोई समूह लगा हुआ है जो आपसे मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलो बेंजीन रिंग के अंदर भेजता हो, बोलो उसको प्लस एम शो करता है। इसका मतलब लोन पेयर युक्त आपसे मैं कहूँ समूह, ठीक है, क्या शो करते हैं? प्लस एम शो करते हैं। बोलो आपसे क्या शो करते हैं? प्लस एम। बात समझ में है? इसका मतलब कहीं OH लगा होगा, कहीं Cl लगा होगा, कहीं NH2 लगा होगा, कहीं बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ NHR लगा होगा, कहीं NR2 लगा होगा, आपसे मैं कह रहा हूँ ऑल आर किसको शो करेंगे? कहीं OR लगा होगा। ये सारे के सारे प्लस एम को शो करते हैं, यानी हर वो समूह जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो हमेशा प्लस एम शो करेगा। माइनस एम की बात करें तो मैंने कहा मल्टीपल बॉन्ड आपसे मैं कह रहा हूं युक्त, मैंने कहा समूह, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं बोलो समूह, ठीक है, क्या करते बोलो माइनस एम। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैंने COOH लगाया, क्लियर, तो आप जानते हो ये मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप है, तो इसका कैसा इफेक्ट होता है? माइनस एम इफेक्ट होता है, बिकॉज ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कहीं पर भी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ हो, कहीं पर भी आपसे मैं कहूँ क्या लगा हुआ हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, कहीं पर भी बोलो मैंने कहा नाइट्रो लगा हुआ हो, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो कहीं पर भी COR लगा हुआ हो, ये सब के सब क्या शो करते हैं? माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर? तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आपको बोलो एम इफेक्ट में 2 बातें ध्यान रखनी है, 3 कंडीशन पता होनी चाहिए और एक मैंने कहा आपको 2 तरह का प्रकार पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ स्पेशल नोट पता होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा पहला स्पेशल नोट क्या है? एम इफेक्ट आपसे मैं कह रहा हूं बोलो एम इफेक्ट दूरी से प्रभावित आपसे मैं कहूँ नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई ग्रुप है वो ऑर्थो पे लगा होगा तो भी उतना ही बोलो एम इफेक्ट शो करेगा, और आपसे मैं कह रहा हूँ आपका अगर पेरा पे लगा होगा तो उतना ही शो करेगा। क्लियर? मेरे कहने का मतलब है आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आपसे मैं कह रहा हूँ सपोज दैट मैंने कहा ये OH लगा हुआ है और आपसे मैं कह रहा हूँ अगर ये बोलो यहाँ पर ये यहाँ लगा हुआ है तो दोनों का एम इफेक्ट क्या होगा? सेम होगा। बोलो दोनों का एम इफेक्ट क्या होगा? बोलो मैंने कहा क्या होगा? बोलो सेम होगा। क्लियर? बोलो आप लोन पेयर है तो डेफिनेटली प्लस एम शो करेंगे, लेकिन प्लस एम होगा वो क्या होगा? सेम होगा। आई इफेक्ट जबरू दूरी से प्रभावित होता है, या आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और यहाँ कम होगा। क्लियर? दूसरा मैं आपसे कहूँ एम इफेक्ट जो है वो आपसे कभी भी मेटा पोजीशन आपसे मैं कह रहा हूँ मेटा पोजीशन, ठीक है, पर आपसे मैं कहूँ नहीं, मैंने कहा लागू, ठीक है, लागू होता है। क्लियर? बात समझ में आए? दूरी से प्रभावित नहीं होता है। और आपसे मैं करूँ उसके अलावा तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि मैंने कहा एम इफेक्ट जो होता है वो आई इफेक्ट से क्या होता है? मोर पावरफुल होता है। ठीक है, क्या होता है? बोलो मोर, आपसे मैं कह रहा हूँ पावरफुल। ठीक है, एग्जाम देने जाओ तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन हैं। बोलो एक्सेप्ट ये भी पता होना चाहिए कि एक आपसे मैं कह रहा हूँ फ्लोरोबेंजीन है, इसका क्या होता है? बोलो आई इफेक्ट जो होता है वो आपसे मैं को एम इफेक्ट से क्या होता है? ज़्यादा पावरफुल होता है। क्लियर? इसके अलावा मैंने कहा एक आपका क्लोरोबेंजीन है, इसका भी आई इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? बोलो एम इफेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो आपको ये 2 बातें पता होनी चाहिए। बात समझ में आए? बोलो ओके।
अब आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर मैंने आपको जो आपको बताया, मैंने आपको, मेरे कहने का मतलब उस पर बोलो बेस कैसा क्वेश्चन आ सकता है, बोलो आपको पूछा जाए स्टेबिलिटी, आपसे मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ, ठीक है, आपको एक दे दिया, मैंने कहा pH 3, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एक दे दिया, बोलो मैंने कहा pH, आपसे मैं कहूँ ट्राइफेनिल, बोलो आपको दिस वन दे दिया, मैंने कहा एक आपको दे दिया, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, बोलो दिस वन दे दिया, ओके, और आपसे मैं कहूँ एक आपको CH2 डबल बॉन्ड और दिस वन दे दिया। अब आप देखोगे सब में M इफेक्ट लगता है, तो आपसे में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर बोलो मेसोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। तो आपको मैंने कहा स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ, मैंने कहा मीजोमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मीजोमेरिक स्ट्रक्चर किस में होगी, डेफिनेटली इसमें ही होगी, क्योंकि ये एक्चुअली है क्या, अगर मैं इसका थोड़ा सा आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो इसका डायग्राम बनाऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ है। ट्राइफेनिल बोलो कार्ब कैटाइन है, बोलो बात समझ ना, ठीक है, ये जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बनाया है, बात समझ में। तो इसका मतलब हुआ स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा एक की होगी, बिकॉज उसमें मेसोमेरिक स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, फिर बी की होगी, फिर सी की होगी और फिर डी की होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं कौन सा इफेक्ट, बोलो मैंने कहा आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट, ठीक है, ये इफेक्ट ऐसा होता है जो बहुत सिंपल है। एक तो आपसे मैंने कहा ये बोलो अस्थायी, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ प्रभाव, टेम्परेरी इफेक्ट होता है, क्लियर। जब भी कोई अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल आता है तो डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का उचित परमाणु पर जाना होता है। मैंने कहा जब भी कोई, मैंने कहा आक्रमण, आपसे मैं कहूँ कारी स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज मतलब या तो न्यूक्लियोफाइल या मैंने कहा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, बोलो आते हैं, आपसे मैं कहूँ आते हैं तो मैंने कहा बोलो मल्टीपल बॉन्ड बहुबंध, ठीक है, बहुबंध के बोलो इलेक्ट्रॉन का उचित, आपसे मैं कहूँ उचित परमाणु पर मैंने कहा जाना, बोलो जाना होता है, ठीक है, तथा बोलो आपसे मैं करूँ आक्रमणकारी स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज को मैंने कहा हटाने पर पहले वाली, आपसे मैं करूँ पहले वाली मैंने कहा स्थिति बोलो आह जाती है, क्लियर। जैसे दो एग्जाम्पल से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझो, देखो मैंने कहा CH3, बोलो आपको मैंने कहा सपोज दैट इस पर आपका कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल आया, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है आप जानते हो इधर बोलो आपसे मैं करूँ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो इसकी En ज़्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींचेगा, तो आपसे मेरे को इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आएगा। अब आप बताओ ये कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब है CH3 बोलो CH, आपसे मैं कह रहा हूँ, और मैंने कहा CH2 ये आ गया, क्लियर। अब अगर मैं वापस आपसे मैं को इसको हटा देता हूँ तो बोलो वापस पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। इसीलिए इस इफेक्ट को हमेशा क्या कहा जाता है, टेम्परेरी इफेक्ट कहा जाता है, क्लियर। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, एज ए अटैकिंग स्पीसीज आता है, तो मेरे कहने का मतलब इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, आपसे मैं करूँ ये यहाँ जाके जुड़ेगा, और यहाँ पर बोलो मैंने कहा CH3 बोलो न्यूक्लियोफाइल, मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मैं कहूँ CH3, क्लियर। और वापस आपसे मैं कहूँ अगर इसको हटा दे तो आपसे मैं कहूँ वापस वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले थी। इसका मतलब हुआ इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जो हम जनरली जब भी हम आपसे मैं करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्लियर। उसके बाद अपन बात करते हैं हमारा नंबर 4 H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है।
अति आपसे मैं कहूँ संयुग्मन, ठीक है, अति संयुग्मन बोल दो। आपसे मैं कह रहा हूँ इसी को बंध रहित अनुनाद, मतलब बॉन्ड, मैंने कहा लेस रेजोनेंस, आपसे मैं कहूँ रेजोनेंस या बेकर नाथन प्रभाव भी कहते हैं, बंध रहित अनुनाद भी इसको कहा जाता है। अगेन इसकी भी क्या है बोलो कंडीशंस है, शर्तें है, आपसे मैं कहूँ जो होने पर ये होता है। पहली शर्त क्या है बोलो, मैंने कहा कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, आपसे कार्बन हाइड्रोजन बोलो, आपसे कार्बन, मैंने कहा कम से कम एक बोलो, मैंने कहा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड बोलो कैसे हो संयुग्मी, मैंने कहा संयुग्मी बोलो स्थिति, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ पर हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा बोलो CH3 की बात करो और आपसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं तो आपसे में ये कार्बन बोलो डबल बॉन्ड हो गया और यह आपसे मैं कहूँ कार्बन हाइड्रोजन क्या हो गया बोलो, मैंने कहा अल्फा बोलो, मैंने कहा कम से कम एक बोलो कार्बन हाइड्रोजन अल्फा सिग्मा बॉन्ड क्या होना चाहिए कॉन्जुगेटेड पोजीशन में, तो आपसे मैं करूँ इसमें क्या होगा बोलो, आपसे मैं करूँ ये यहाँ आएगा, ठीक है, और ये आपसे मैं कहूँ इस तरह से बोलो, इस तरह से आपसे मैंने कहा ये बंध रहित अनुनाद के रूप में रहेगा। तो इस तरह से जितने आपके ये हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, सिग्मा बॉन्ड के हाइड्रोजन होंगे, उतने ही आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 3 बोलो आपसे मैं कहूँ स्ट्रक्चर हाइपर कॉन्जुगेटिव की। क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब हुआ कि स्टेबिलिटी जो एल्कीन है, स्टेबिलिटी आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ एल्कीन जो है बोलो, एल्कीन है वो डेफिनेटली किस पे डिपेंड करती है बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H आपसे मैं कहूँ इफेक्ट बोलो, मैंने कहा स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मुझे कोई कहे CH3 बोलो, CH3 आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर CH3 और CH3, क्लियर, एक लिया मैंने CH3 आपसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड बोलो, आपसे मैं कहूँ यहाँ पर बोलो CH3 और CH3, क्लियर, एक लेता हूँ बोलो CH3 बोलो डबल बॉन्ड CH3, क्लियर। तो इनमें मुझे कोई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है तो मैं ये बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल 12 स्ट्रक्चर आपसे मैं कहूँ बनेगी, क्योंकि 12 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। इसमें बोलो 9 स्ट्रक्चर बनेगी, इसमें बोलो 6 स्ट्रक्चर बनेगी, क्लियर। आपसे मैं कहूँ अगर मैं ये बना दूँ तो बोलो 3 स्ट्रक्चर बनेगी जो अभी अपन ने लेके देखा था, क्लियर। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी हमेशा किससे दर्शा सकते हैं हम बोलो, हाइपर कॉन्जुगेशन से। उसके बाद मैंने कहा कंडीशन नंबर 2 क्या है कि बोलो कम से कम, आपसे मैं कह रहा हूँ कम से कम, आपसे मैं कह रहा हूँ एक बोलो कार्बन हाइड्रोजन आपसे मैं कहूँ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तथा बोलो आपसे मैंने कहा तथा कार्ब केटाइन, आपसे कार्ब केटाइन संयुग्मी स्थिति, संयुग्मी आपसे मैं कहूँ स्थिति, ठीक है, में बोलो होना आपसे मैं कहूँ चाहिए, ठीक है। बोलो मेरे कहने का मतलब है कि CH आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 3 और CH2 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल दर्शाएगा बिकॉज इसके अंदर ये आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर कार्ब केटाइन, मतलब आपका क्या होना जरूरी है, कॉन्जुगेटेड पोजीशन में होना जरूरी है, क्लियर। तो हमें फिर एक राज की बात समझ में आई कि कार्ब केटाइन का अगर स्टेबिलिटी देखनी है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता समझाने के लिए। इसका मतलब हुआ अगर मैं ये एग्जांपल ये लेता हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ ये लेता हूँ, ओके, तो बताओ ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा होगी बिकॉज इसके अंदर ऐसी कितनी स्ट्रक्चर बनेगी, 6 स्ट्रक्चर बनेगी, बोलो बिकॉज 6 कंडीशन है। अगर मैं ये लेता हूँ आपसे मैं कह रहा हूँ ओके, तो आपसे मैं कहूँ और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी बिकॉज इसमें 9 स्ट्रक्चर बनेगी। इसका मतलब हमें समझ में आया कि स्टेबिलिटी आपसे मैं कहूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन, ठीक है, कार्ब केटाइन। देखो दोस्तों आपको ये इसलिए पूछे जा सकते हैं बिकॉज आपके सिलेबस में कार्ब केटाइन कार्बेनाइन इनकी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का आपको दे रखा है, इसलिए मैं आपसे कहूँ 3 डिग्री कार्ब केटाइन हमेशा क्या होता है बोलो, कार्ब
कैटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, बोलो 2 डिग्री कार्ब कैटाइन से, और आपसे मैं कहूँ 2 डिग्री कार्ब कैटाइन जो होता है बोलो मैंने कहा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री कार्ब कैटाइन से। क्लियर, अगेन ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैंने कहा तीसरी कंडीशन क्या है, कम से कम, आपसे कम से कम बोलो एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड बोलो फ्री रेडिकल, आपसे मैं करूँ फ्री रेडिकल, आपसे मैं करूँ कॉन्जुगेटेड पोजीशन, संयुग्मी स्थिति कॉन्जुगेटेड पोजीशन, आपसे मैं कह रहा हूँ में, ठीक है, में मैंने कहा में होना आपसे मैं कहूँ चाहिए। क्लियर, तो आपसे मैं कहूँ अगेन दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आपसे मैंने कहा CH3 और CH2 फ्री रेडिकल, क्लियर, डेफिनेटली ये दर्शाएगा, आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा CH3 बोलो CH, आपसे मैं कह रहा हूँ CH3 तो ये भी दर्शाएगा, आपसे मैं कहूँ CH3 बोलो CH3 बोलो CH3 ये भी दर्शाएगा। तो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। तो अगेन मैं आपसे कहूँ इसीलिए कार्ब कैटाइन हो या फ्री रेडिकल हो, स्टेबिलिटी जो होती है बोलो आपसे मैं कहूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है हमेशा क्या होता है बोलो 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री बोलो फ्री रेडिकल। बात समझ में आए बोलो, ओके। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बात समझ में आए बोलो, डिपेंड करता है क्या पूछा है, दिस वन इज इंक्रीजिंग दिस वन इज डिक्रीजिंग। बात समझ में आए बोलो, तो आपको आई होप हाइपर कॉन्जुगेशन समझ में आया होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन यूज कहाँ आता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी बताने में, बोलो कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी बताने में, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताने में। आई होप आपको मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के चारों इफेक्ट, आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, एच इफेक्ट और बोलो ई इफेक्ट समझा दी है। मतलब चीजें बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा ना आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आज तक ये चारों इफेक्ट समझ में नहीं आए, आपने नहीं पढ़े, अगर आपने मेरा ये लेक्चर को अगर अच्छे से देख लिया तो भी आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका काम हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद आपसे मेरे को फिर बोलो हम छोटी छोटी बातें देख रहे हैं। मैंने कहा टाइप्स ऑफ, मैंने कहा रिएजेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएजेंट की बात करें तो मैंने कहा एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आए बोलो, एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही, आपसे मैं को इलेक्ट्रॉन स्नेही, आपसे मैं को अभिकर्मक, और एक क्या होता है मैंने कहा नाभिक, आपसे मैं कहूँ स्नेही अभिकर्मक, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन होगा बोलो, मैंने कहा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपसे मैं कहूँ डेंसिटी की और बोलो मैंने कहा अट्रैक्ट, ठीक है, बोलो होता है, ठीक है, होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ अट्रैक्ट कौन होंगे, एक तो बोलो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। क्लियर, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक मतलब आपसे मैं कहूँ कि बोलो BeCl2 है, बोलो AlCl3 है, बोलो आपसे मैं कहूँ BF3 है, ये भी कौन होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और एक मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, आपसे मैं कहूँ आयन, ठीक है। तो आपसे मैं कहूँ वो तो इलेक्ट्रोफाइल होते ही हैं। अगर कहीं CH3 प्लस हो, बोलो NO2 प्लस हो, आपसे मैं कहूँ SO3 प्लस हो, ये तो बोलो बेस्ट, आपसे मैं कहूँ Cl प्लस हो, ये तो अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते ही हैं। बात समझ, जिनका ऑर्गेनिक में हम यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं जो मैंने कहा पॉजिटिव डेंसिटी, आपसे मैं कह रहा हूँ कि और बोलो आपसे ये धनावेश, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज, आपसे मैं करूँ यानी धनावेश, बोलो धनावेश की और, बोलो की और मैंने कहा क्या होता हो बोलो अट्रैक्ट, आपसे मैं को होते हो। क्लियर, तो ऐसा कौन होंगे जिनके पास भी क्या होगा लॉन पेयर, आपसे मैं को युक्त समूह, ठीक है। लॉन पेयर युक्त समूह का मतलब हुआ आज मुझे कोई पूछे H2O क्या है तो मैं कहूँगा न्यूक्लियोफाइल, बोलो NH3 क्या है न्यूक्लियोफाइल। बोलो बात समझ में आए, तो आपसे मेरे को लॉन पेयर जिनके भी ऊपर होते हैं। क्लियर, उसके अलावा नेगेटिव चार्ज, क्लियर, नेगेटिव चार्ज मतलब Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर, तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आई होगी। नंबर 5 की बात करें तो आपसे मैंने कहा बोलो टाइप्स,
ठीक है, ऑफ मैंने कहा क्लीवेज, ठीक है। बोलो टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करें, एक होता है आपसे मैं कहूँ होमोलाइटिक, होमोलाइटिक आपसे मैं कह रहा हूँ क्लीवेज, और एक होता है हीट्रोलाइटिक क्लीवेज। बात समझ में आए? बोलो होमोलाइटिक और एक क्या होता है? बोलो हीट्रो मैंने कहा लाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो दोस्तों मेरी बात को समझना, मेरे कहने का मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब समविदलन का इसका क्या होगा, इससे मैंने कहा फ्री रेडिकल बोलो जनरेट होते हैं, फ्री रेडिकल बोलो मुक्त मूलक, मैंने कहा मुक्त मूलक, ठीक है, बनते हैं। बोलो क्या बनते हैं? बोलो मुक्त मूलक बनते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ऐसे कौन है जो ये वाली फ्री होमोलाइटिक क्लीवेज को कराते हैं? तो मैंने कहा यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो कंडीशंस, ठीक है। बोलो कंडीशंस क्या होगी? सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आपसे मैं करूँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। इसी तरह से मैंने कहा हाई टेम्परेचर, बोलो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में भी, उच्च ताप की प्रेजेंस में होमोलाइटिक होता है। बोलो मैंने कहा आपसे परोक्साइड की उपस्थिति, ठीक है, परोक्ष आपसे मैं कह रहा हूँ साइड, ठीक है, की उपस्थिति में भी आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। और CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्लियर। ये कुछ मैंने ऐसे लिखे हैं जो हमें कहीं होने पर होमोलाइटिक क्लीवेज के बारे में हमें पता चलता है। और हीट्रोलाइटिक क्लीवेज एक जनरल क्लीवेज है, और आपसे इससे मैंने कहा कार्ब केटाइन, बोलो कार्ब केटाइन एंड कार्ब एनाइन, बोलो कार्ब एनाइन आपसे मैं को बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये A और B है, आपसे मैं कह रहा हूँ अगर मैंने कहा A पर माइनस B पर प्लस, क्लियर, तो ये कब पॉसिबल होगा? अगर इफ En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A होगी वो क्या होगी? बोलो En ऑफ B होगी। तो आपसे मेरे को ऐसा होगा, अगर मैंने कहा A और B में आपको लगता है A पे प्लस और B पे माइनस, तो ऐसा कब होगा? इफ आपसे मेरे को En ऑफ A से ज़्यादा क्या होगा? En ऑफ B होगा। तो मेरे कहने का मतलब है ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसको दर्शाते हैं? बोलो होमोलाइटिक क्लीवेज को दर्शाते हैं, और हीट्रोलाइटिक क्लीवेज को दर्शाते हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब होता है आपसे मैं को इस तरह से फ्री रेडिकल बनना, या आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो इस तरह से फ्री रेडिकल बनना, क्लियर। और मैंने कहा दोस्तों ये तभी हो पाएगा जब यहाँ पर आपसे मैं को क्या होगी? इनमें से किसी की उपस्थिति होगी, क्लियर। आई होप आपको होमोलाइटिक हीट्रोलाइटिक भी समझ में आया होगा, क्लियर। उसके बाद क्या है आपसे मैं कहूँ दोस्तों, आपके सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली किस किस टाइप की रिएक्शन होती है। तो मैंने कहा एक होती है फ्री रेडिकल, ठीक है, बोलो फ्री रेडिकल आपसे मैं कह रहा हूँ। एक मैंने कहा एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन बोलो आपसे मैं कहूँ रिएक्शन, फिर और आपसे मैं कहूँ एक होती है बोलो मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मैंने कहा रिएक्शन, और एक होती है बोलो इलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इलिमिनेशन आपसे मैं कह रहा हूँ रिएक्शन, क्लियर। बोलो ये इस टाइप की रिएक्शन होती है। तो मेरे कहने का मतलब एक होती है मुक्त मूलक अभिक्रिया, मुक्त मूलक आपसे मैं कहूँ अभिक्रिया। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों, जो एल्केन होते हैं आपसे मैं कहूँ डियर स्टूडेंट, एल्केन की आपसे मैं कहूँ अभिलाक्षणिक अभिक्रिया जो होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? बोलो फ्री रेडिकल ही होती है। एडिशन की बात करें तो आपसे मैं करूँ एडिशन के अंदर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ सेचुरेशन बोलो उत्पन्न होता है, अनसेचुरेशन खत्म होता है। बोलो मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये A डबल बॉन्ड B है और यहाँ पर कोई भी समूह आकर और यहाँ इस तरह से जुड़ जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडिशन। अब एडिशन में भी क्या होता है? दो तरह की होती है, एक मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिपेंड करता है पहले कौन एडिशन करने आता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एडिशन के अंदर भी बोलो मैंने कहा दो टाइप्स अगर बताऊं तो एक क्या होती है? बोलो इलेक्ट्रो आपसे मैं करूँ फिलिक एडिशन, ठीक है, बोलो आपसे मैं करूँ एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बोलो मैंने कहा इलेक्ट्रो
फिलिक एडिशन, ठीक है। और मैंने कहा एडिशन रिएक्शन, और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैंने कहा फिलिक एडिशन, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो एल्कीन एंड एल्काइन इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है। तो EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, बोलो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी बोलो कौन सी हो, एल्डिहाइड कीटोन, उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। बात समझ ना। तो आई होप आपसे मेरे को फ्री रेडिकल किसकी हो गई, बोलो एल्केन की। बोलो आपसे में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किसकी हो गई, बोलो मैंने एडिशन रिएक्शन किसकी हो गई, बोलो एल्कीन और एल्काइन की हो गई इलेक्ट्रोफिलिक, और मैंने कहा कार्बोनिल की हो गई न्यूक्लियोफिलिक। उसके बाद आपसे मैं कहूँ बात करूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है आपसे मैं कह रहा हूँ उसके अंदर क्या होता है, एक समूह आता है कहीं से उस समूह को हटाता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। अब वो जो अटैक करने आ रहा है, जो हटाने आ रहा है, वो अगर इलेक्ट्रोफाइल हुआ तो आपसे मैं कहूँ वो क्या हो जाएगी, बोलो आपसे मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। और अगर आपसे मैं कहूँ वो न्यूक्लियोफाइल हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। बोलो बात समझ में, जिसको हम बोलो SN रिएक्शन भी कहते हैं, ओके। तो मेरे कहने का मतलब अगेन आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक आपसे मैं कह एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। जैसे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, आपसे मैं करूँ यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो आपसे मैं को हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, बोलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। क्लियर। मैंने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये मैंने कहा एल्किल हैलाइड, आपसे मैं कह रहा हूँ ये बोलो एल्किल हैलाइड, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो कि मैंने कहा क्या होती है, बोलो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, बोलो आपसे मैं करूँ अभिक्रिया, बोलो आपसे अभिलाक्षणिक मैंने कहा अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया होती है, ठीक है। और मैंने कहा ये भी क्या होती है, एक होती है SN1 और आपसे मैं कहूँ एक होती है SN2। क्लियर। डियर स्टूडेंट, आपको कभी भी SN1 और SN2 के अंदर कैसे क्या आपको याद रखना है, तो मैंने कहा SN1 के लिए एक ध्यान रखना है, इसकी कोटि क्या होती है, बोलो 1 होती है। क्रियाविधि कितने पदों में होती है, बोलो मैंने कहा 2 स्टेप में होती है। और मैंने कहा इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है, मध्यवर्ती वो कौन बनता है, बोलो कार्ब केटाइन बनता है। तीसरी बात आपसे मैं करूँ रिएक्टिविटी, चौथी बात रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूँ तो SN1 के लिए पता होना चाहिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड SN1 के लिए ज़्यादा क्रियाशील होता है। SN2 की बात करें तो मैंने कहा कोटि कितनी होती है, 2 होती है। बोलो क्रियाविधि की बात करूँ तो मैंने कहा क्रियाविधि बोलो 1 पद में पूर्ण होती है। और मैंने कहा इसके अंदर संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। और आपसे मैं कह रहा हूँ इसके अंदर अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूँ, रिएक्टिविटी की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। बोलो मैंने कहा एल्किल हैलाइड क्या होता है, स्टेबिलिटी। तो एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर कारण होता है, बोलो आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें क्या है, बोलो कम त्रिविम बाधा, ठीक है। बोलो आप समय को लो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है इसके कारण। और यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कारण अगर आपको पूछा जाए तो मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ जो 3 डिग्री कार्ब केटाइन होगा वो मोर स्टेबल होगा, तो एल्किल हैलाइड मोर रिएक्टिव होगा। बात समझ में। मैंने कहा 3 डिग्री कार्ब केटाइन बोलो का अधिक आपसे मैं कह रहा हूँ अधिक स्थायी होना, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट ज़्यादा स्थायी होता है तो उसका रिएक्टेंट डेफिनेटली मोर रिएक्टिव होता है। तो SN1 SN2 का मैंने आपको बताया, क्लियर। फिर मैंने कहा दोस्तों एक है और की विलोपन अभिक्रिया। बोलो विलोपन अभिक्रिया। आपसे मैं कहूँ विलोपन अभिक्रिया मतलब इलिमिनेशन,
रिएक्शन, ठीक है। इसमें तो आपको इतना सा पता होना चाहिए, ये एडिशन रिएक्शन की क्या होती है, अपोजिट। ये मैंने कहा, बोलो आपसे मेरे को एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन, बोलो एडिशन रिएक्शन, बोलो कि विपरीत, आपसे मेरे को विपरीत अभिक्रिया मैंने कहा होती है, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने कहा आपको, सपोज दैट CH2 और यहाँ पर Cl और Cl लगा हुआ, क्लियर। ये सब कुछ एजेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको जेड एंड डस्ट लिखता, तो ये बोलो काम ही क्या करता है, बोलो आपसे डी हेलोजनेशन एजेंट है, बोलो क्या है, डी हेलो आपसे मेरे को जनेशन बोलो एजेंट है। तो कहीं पर भी दो हेलोजन होते हैं तो उनको निकाल देता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ इसको मैं नाम क्या दूंगा, तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन नाम दूंगा। इसी तरह से मैंने कहा, बोलो आपसे मैं करूँ, अगर यहाँ पर बोलो मैंने एक एजेंट लिखा एल्कोहलिक KOH, जो कि क्या करता है, बोलो डी हाइड्रो आपसे मेरे को हेलो मैंने कहा जनेशन बोलो एजेंट, ठीक है। यानी कहीं पर भी एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को निकाल देता है तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा। इसका मतलब ये तो पूरी तरह से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन एडिशन की अपोजिट हुई। तो मैंने आपको दोस्तों अगेन आपके सिलेबस के अंदर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे रखी है, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे आपकी बोलो एलिमिनेशन हो, वो मैंने आपको बता दी है। अब आपसे मैंने कहा इसके अलावा हमारे बोलो एक ही चीज है, वो क्या है, बोलो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन तो आपके हाइड्रोकार्बन से ही आएंगे। और हाइड्रोकार्बन में 4 चैप्टर होता है। एक होता है आपसे मेरे को एल्केन, बोलो एक एल्कीन, एक एल्काइन और एक बेंजीन। तो मैं आपको आपसे मैं करूँ अभी बोलो 15-20 मिनट आधे घंटे में चारों तैयार करा दूंगा, और जो मैं आपको बताऊंगा उसी में से क्वेश्चन आता है, क्लियर। समझना, मैंने कहा एल्केन, तो मैंने कहा एल्केन के अंदर आपको CnH2n+2 ये इसका जनरल फार्मूला होता है। आपसे मैं कह रहा हूँ, और अगर हम GMP की बात करें एल्केन कैसे बनती है, तो मैंने कहा कि आपको कुछ मेन आपको रिएक्शंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा वुड्स रिएक्शन, ठीक है, वुड्स अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो आपसे मेरे को ये पता होनी चाहिए कि आपसे में वुड्स अभिक्रिया Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम जब एल्किल हैलाइड की कराते हैं तो हायर एल्केन मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया। बात समझ में आए। मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने बोलो आपसे मैं करूँ RX और R' लिया है, तो मुझे पता है कि यहाँ पर बोलो RR टाइप का भी बनेगा, R' टाइप का भी बनेगा और RR' टाइप का भी बनेगा। बात समझ में आए, ओके। वुड्स अभिक्रिया में हमेशा ड्राई ईथर ही लिया जाता है। उसके अलावा मैंने कहा एल्केन बनाने की कौन सी और इम्पॉर्टेंट मेथड्स है, तो मैंने आपसे कहा कि हम किससे बना सकते हैं, बोलो यहाँ पर स्पेसिफिक, बोलो मैंने कहा कार्बोनिल, बोलो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड के मैंने कहा विशिष्ट, बोलो मैंने कहा अपचयन, ठीक है, अपचयन से आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बोलो आपसे मेरे को इसमें 2 रिएक्शन आती है। एक आती है बोलो क्लेमेंसन, बोलो क्लेमेंसन अपचयन अभिक्रिया। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वास्तव में आपको याद होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। वुल्फ-किस्नर आपसे मेरे को अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर आपसे मैं कह रहा हूँ CH3, ठीक है, और आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने लिया बोलो डबल बॉन्ड और आपसे मैं CH3 ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, और अगर मैं यहाँ पर Zn बोलो Hg आपसे मैं कह रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट HCl ले लूँगा, जिसको हम क्लेमेंसन अपचायक कहते हैं, तो इसकी प्रेजेंस में बोलो मैंने कहा क्या होता है, बोलो एल्केन का निर्माण होता है, क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा अगेन मैं CH3 C डबल बॉन्ड कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूँ, और यहाँ पर बोलो NH2NH2 हाइड्रोजीन और C2H5ONa सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपसे मैं कह रहा हूँ ये अगर मैं वुल्फ-किस्नर अपचायक लेता हूँ तो एज ए प्रोडक्ट मुझे एल्केन मिलता है, एज ए प्रोडक्ट मुझे एल्केन मिलता है। तो ये बहुत बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? इसके अलावा और जीएमपी कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा रेड फॉस्फोरस एंड HI प्लस HI से, ठीक है। तो रेड फॉस्फोरस HI का क्या है, अगर हम RCO आप समय को H है, अगर मैं यहाँ पर रेड फॉस्फोरस प्लस 6 HI ले लूँगा तो मुझे प्रोडक्ट एज एल्केन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड लूँगा और रेड फॉस्फोरस प्लस 4 HI लूँगा तो आप समय को मुझे एल्केन मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर बोलो एल्कोहल लूँगा और रेड फॉस्फोरस प्लस 2 HI लूँगा तो भी मुझे एल्केन मिलेगा। इसका मतलब हुआ जो रेड फॉस्फोरस HI एक अपचायक होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एल्केन बना सकता है, कार्बोनिक कंपाउंड से भी बना सकता है और अल्कोहल से भी बना सकता है। उसके अलावा मैंने कहा आपको सोडा लाइम, आप समय को सोडा लाइम से, ठीक है। तो मैंने कहा ये आपका कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है CH3, मैंने कहा बोलो COOH, ठीक है। तो मैंने कहा आपको सोडा लाइम एक्चुअली क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन एजेंट होता है, ठीक है। कैसा एजेंट होता है, डी कार्बोक्सिलेशन एजेंट, मतलब कहीं से भी आपके CO2 को निकालता है, ठीक है। वी बोलो मैंने कहा कार्बोक्सिली, बोलो कार्बोक्सिलीकरण, बोलो मैंने कहा एजेंट होता है, ठीक है। होता क्या है, NaOH प्लस CaO, इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, सोडा लाइम। एक्चुअली NaOH को बोला जाता है कास्टिक सोडा, क्लियर। और मैंने कहा इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम, क्लियर। तो आप समय को दोनों के सर नेम को मिला दिया तो क्या बन गया, सोडा लाइम। बात समझ में आए? और आप समय करो इससे क्या मिलेगा, बोलो हमें बोलो एल्केन मिलेगा, यानी CO2 को ये निकालता है। बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब ये मैंने आपको कुछ GMP बताई जो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। बोलो आप समय को उसके अलावा मैंने कहा केमिकल बोलो रिएक्शंस देखे, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर बोलो मेरे कहने का मतलब एक तो आपको दहन पता होना चाहिए, कंबंसन। आप से मैं कह रहा हूँ कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब भी उसका कंबंसन होगा प्रोडक्ट हमेशा बोलो आप CO2 और H2O बनेगा, यानी CH4O2 में CO2 और H2O, ठीक है। दूसरा मैंने कहा इसकी मेन रिएक्शन है मुक्त मूलक, आप समय को मुक्त मूलक मैंने कहा प्रतिस्थापन बोलो अभिक्रिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये तो सबसे मेन होती है, बोलो मैंने कहा ये आप समय को क्या बोल रहा हूँ, एल्केन की क्या होती है, बोलो अभिलाक्षणिक आप समय को अभिक्रिया, ठीक है। अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है। बात समझ में आए? अच्छा, आप से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो 3 तरह के एग्जाम्पल है। एक होता है हैलोजनेशन, आप से मैं कहूँ हैलोजनेशन, बोलो अगर मैं कहूँ कि ये CH4 है, Cl2 की अभिक्रिया करूँ, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप बिना किसी कंडीशन के जो मैंने बताई उनके बोलो प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल हो सकता है, तो बोलो CH3Cl ये प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ लिया, आपसे मैं कह रहा हूँ ये पूछा, बोलो आपसे मैं कहूँ ये पूछा, क्लियर। तो आपको ये एक आपसे मैं कहूँ एल्केन दिया है, ठीक है, बोलो क्या दिया है, एल्केन। और आपको पूछते हैं इसमें बोलो कितने मोनोहैलो प्रतिस्थापी बनेंगे, ठीक है। तो आपको पूछा गया इसमें बोलो कितने, बोलो मैंने कहा मोनो हैलो बोलो जनी करण, आपसे मैं कह रहा हूँ प्रतिस्थापी, बोलो प्रतिस्थापी, बोलो आपसे उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बनेंगे, ठीक है, बनेंगे। बात समझ में आए? तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, आपसे मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना है कि चेक करना है। अगर मैं यहाँ हेलोजन लगाता हूँ, यहाँ हेलोजन लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, प्रोडक्ट एक ही तरह का है, तो एक तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से लगाऊँ, यहाँ लगाऊँ, एक ही जैसा, तो इसमें बोलो आंसर क्या होगा, बोलो 2 आप समय को प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से मैंने कहा आपको दिया सपोज दैट CH3, बोलो CH3, बोलो CH3 और CH3, इसमें आपसे पूछा कितने तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मोनो हेलो डेरिवेटिव एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ मैं से कहीं भी लगा सकता हूँ। अगर आपसे मैं कह रहा हूँ यही आपको CH3, बोलो आपसे मैं कहूँ CH2 और मैंने कहा CH3 और आपसे मैं कहूँ ये आपको दिया, इसमें पूछे यहाँ लगाऊँ एक ही बात है तो एक
एक प्रोडक्ट ये बन गया, आपसे मैं करूँ यहाँ लगाऊँ दूसरा ये बन गया, यहाँ लगाऊँ तीसरा ये बन गया, चौथा यहाँ बन गया। कितने बनेंगे बोलो? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जा रहे हैं। क्लियर? मैंने कहा आपको फ्री रेडिकल में एक हेलोजन बताया, एक मैंने कहा नाइट्रेशन। ठीक है, बोलो नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, आपसे मैं कहूँ ये CH3 है, CH3 एल्केन लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा रिएक्टेंट फिक्स होता है, बोलो आपसे मेरे को एल्केन ही लेना है। और मैंने कहा यहाँ पर बोलो HNO3 की 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर में कराएंगे तभी फ्री रेडिकल हो पाएगी। तो सर्वसंभव नाइट्रो एल्केन बनते हैं। सर्वसंभव की बात आएगी तो मैंने कहा एक तो ये बनेगा और एक मैंने कहा टूट करके बोलो ये बनेगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये नाइट्रेशन हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या समझ में आई मेरी बात, कि आपसे मैं कह रहा हूँ कि हमें बोलो आपसे मैं करूँ यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में कंबंशन ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल तो मेन है, उसके अलावा हम क्या ध्यान रख सकते हैं, एक एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण, ठीक है, एरोमेटिकरण के अंदर एजेंट फिक्स होता है, बोलो Al2O3। बात समझ में आए? तो अगर आपसे मेरे को नॉर्मल हेक्सेन है, ठीक है, बोलो नॉर्मल हेक्सेन है, और अगर Al2O3 या मैंने कहा Cr2O3 इनमें से किसी की उपस्थिति है तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाता है, बोलो बेंजीन। ठीक है, तो आपसे बेंजीन तो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एरोमेटिक करेंगे। क्लियर? इसी तरह से मैंने कहा एक होता है समावयीकरण, आइसोमेराइजेशन। ठीक है, तो एजेंट पता होना चाहिए आपको। मैंने कहा बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ Al, आपसे मैं कह रहा हूँ Cl3। ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ HCl और AlCl3। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है बोलो यहाँ पर बोलो कभी भी आपसे मैं कह रहा हूँ ये बोलो दे रखा है और यहाँ पर आपका आइसोमेराइजेशन एजेंट होगा, आइसोमेराइजेशन एजेंट होगा, तो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बोलो बदल जाएगा, ये इसमें बदलेगा, इसको हम क्या करेंगे, आइसोमेराइजेशन। बात समझ में आई? बोलो उसके बाद आपसे बात करते हैं हम बोलो एल्कीन की। किसकी बात करते हैं? एल्कीन की। तो मैंने कहा एल्कीन का बोलो CN बोलो H2N, आपसे मैं कह रहा हूँ ये फॉर्मूला होता है और इथीन इसका सबसे पहला मेंबर होता है। बात समझो ना? और एक आपका डबल बॉन्ड जो होता है बोलो आपसे मैं उसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो आपसे मेरे को बॉन्ड लेंथ मैंने कहा 1.34 एंगस्ट्रॉन होती है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड इसमें होता है, और प्रत्येक sp2 कार्बन वाला इसका बोलो आपसे में संकरण होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने कहा अगेन हमें क्या पता होना चाहिए, जीएमपी के अंदर मैंने कहा हमें क्या बनाना है, बोलो एल्कीन बनाना है। तो मैंने कहा एल्कीन बनाना है तो सबसे पहला हम किससे बना सकते हैं, बोलो एल्काइन से। ठीक है, तो क्या होता है आप पर आपसे मैं कहूँ CH3 सपोजिट CH, आपसे मैं कहूँ C और मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड, और आपसे मैं कह रहा हूँ ये मैंने कौन एक एल्काइन ली है। क्लियर? ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पर निकिल बोलो प्लेटिनम या प्लेडिनम लेता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बोलो हाइड्रोजनेशन होगा और आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जिसको हम साबात्य सैंड्रेंस अभिक्रिया कहते हैं। ये तो एल्केन बनाने की हुई, बात समझ में आई? बोलो जिसको हम क्या कहते हैं, बोलो साबात्य मैंने कहा सैंड्रेंस बोलो अभिक्रिया। ठीक है, अभी हमारा टारगेट क्या है, बोलो हमें एल्कीन बनाना है, तो हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर PD लिया और यहाँ पर आपसे मैं कहूँ यहाँ पर साथ में मैंने CaCO3 या आपसे मैं कहूँ BaSO4 ऐसा कुछ ले लूँगा जिसको कैटलिस्ट आपसे क्या कहते हैं H2 के साथ PD के साथ ये ले लेंगे लिंडलार कैटलिस्ट, बोलो लिंडलार बोलो आपसे उत्प्रेरक। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपसे मैं को हमारा प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, बोलो एल्कीन बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आपसे डायरेक्ट जब निकिल प्लेटिनम से कराते हैं तो आपसे मेरे को एल्केन बनता है, लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट में क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो एल्कीन की एक GMP ये समझ में आए। बोलो दूसरा मैंने कहा एल्किल हैलाइड से। ठीक है, किससे, बोलो एल्किल
हैलाइड से। तो मेरे कहने का मतलब है अगर मैं CH3 बोलो CH2 और Cl लेता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH। क्या लेना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH लेना पड़ेगा। मुझे एक बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बोलो एल्कीन बन जाएगा। अभी बताया मैंने आपको ये डिहाइड्रोहेलोजनेशन एजेंट होता है, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को बोलो क्या करता है, बोलो निकाल देता है। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा डाई हैलाइड से, ठीक है, डाई हैलाइड से आपसे मैं कहूँ डाई हैलाइड से अगर हम बात करें तो मैंने कहा Cl और CH2Cl। अगेन एजेंट लेना पड़ेगा, कौन सा लेंगे, Zn-10। अभी बता चुका हूँ इसलिए वापस नहीं बता रहा हूँ। Zn-10 डी हेलोजनेशन एजेंट होता है, कहीं पर भी दो हेलोजन पास में होते हैं उनको निकाल देता है। बोलो बात समझ में आए। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से हम बना सकते हैं। आपसे मैं कह रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा नंबर 4 उत्प्रेरक किए। आपसे मैं उत्प्रेरक किए, बोलो मैंने कहा निर्जलीकरण, बोलो निर्जलीकरण बोलो से, यानी कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन से। यानी अगर आपको ये CH3 आपसे मैं करूँ CH2 और OH दिया, ठीक है, अगर आपसे मैं करूँ यहाँ पर बोलो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, तब तो आपका प्रोडक्ट जो है वो मैंने कहा क्या बनना चाहिए, बोलो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, बोलो एल्कीन बनेगा। बात समझ में आए। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम आपका ये एल्कोहल है, बोलो सेम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, लेकिन अगर टेम्परेचर 140 दे दिया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर बनेगा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर। इसी तरह से मैंने कहा कि बोलो आपसे मैं कहूँ ये CH, बोलो मैंने कहा CH3 CH2 और OH लिया और यहाँ पर आपको Al2O3 कर दिया। अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लेते हैं तब तो आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। और अगर यहाँ पर मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ Al2O3 और 250 ले लेता हूँ, तो अगेन क्या बनता है, ईथर बनता है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ मैंने एल्कीन की मेन आपको मैंने GMP बताई है। क्लियर। उसके बाद आपसे मैंने कहा केमिकल, आपसे मैं कहूँ रिएक्शन, ठीक है, केमिकल आपसे रिएक्शन की बात करूँ तो मैंने कहा एक सबसे पहले दहन तो ये शो करेगा ही करेगा। बोलो कोई भी आपका एल्कीन हो, आपसे मैं कहूँ जब आप कंबेंशन कराओगे तो प्रोडक्ट तो CO2 और H2O बनेंगे, बैलेंस आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने कहा आपको मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी, बोलो आपसे मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन मैंने कहा स्नेही, बोलो योगात्मक आपसे मैं कहूँ अभिक्रिया। क्लियर। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये एल्कीन हो या एल्काइन हो उसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है और ज़्यादातर क्वेश्चन आपका आने का इसी में चांस रहता है। बोलो बात समझो ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है क्या है, बोलो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिलाक्षणिक मतलब करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। बात समझ में आए, बोलो ओके। तो मैंने कहा इसमें आपको क्या ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे CH3 है, बोलो हम क्या करने जा रहे हैं, एल्कीन की हम करेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अगर आपको HCl का एडिशन करा है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए आयनिक मैकेनिज्म से होगा, इधर नेगेटिव और इधर आपसे मैं कहूँ पॉजिटिव। पहले कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो आपसे ये यहाँ जुड़ेगा तो ये यहाँ आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो आपसे मैं कहूँ यही बनेगा। क्लियर। लेकिन अगर आपको लगता है कि बोलो आपसे मैं को CH डबल बॉन्ड CH2 और आपसे मैं करूँ यहाँ पर HBr दे रखा है, नीचे पेरोक्साइड दे रखा है, तो आपका प्रोडक्ट जो है CH3 CH आपसे मैं करूँ और CH2Br बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये मुक्त मूलक अभिक्रिया से बना, मुक्त मूलक आपसे मैं कह रहा हूँ अभिक्रिया, ठीक है। और ये जो बना है वो किससे बना, आयनिक अभिक्रिया, ठीक है, आयनिक अभिक्रिया। अब आपको मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, केवल और केवल बोलो आपसे मेरे को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr होने पर ही आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है। अदरवाइज HCl हो, HBr हो, HI हो, HF हो, आपसे मैं कहूँ तो आयनिक करना ही है। HCl हो, पेरोक्साइड हो तो भी आयनिक करना है। बोलो HI हो, पेरोक्साइड हो तो भी क्या करना है, आयनिक करना है। केवल
केवल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr होने पर ही आपका फ्री रेडिकल से प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कहूँ तीसरी केमिकल रिएक्शन अगर हम देखें तो मैंने कहा आपको ओजोनोलाइसिस पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस वेरी सिंपल। अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड देते हैं और O3 आपसे मैं कहूँ H2O देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट आप बनाओगे, सबसे पहले आपसे मैं करूँ ये बोलो प्रोडक्ट आपके बनेंगे और साथ में H2O2 बनेगा। बात समझ ना। तो H2O2 क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बोलो? वीक, मैंने कहा ऑक्सी बोलो डाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो अपने पास कोई भी एल्डिहाइड होता है उसका आगे ऑक्सीडेशन कर देता है। बोलो आगे ऑक्सीडेशन कर देता है। इसका मतलब हुआ बोलो एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन होगा तो बोलो फॉर्मिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड तो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बोलो आपसे मैं कहूँ CO2 और H2O में बदल जाएगा, CO2 और H2O में बदल जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं मुझे तो फाइनल प्रोडक्ट यही चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने आपको O3 H2O और साथ में Zn दे रखा है तब तो आपके फाइनल प्रोडक्ट यही बनेंगे। बोलो आपसे मैं कहूँ यही फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल बनेंगे, क्योंकि H2O2 बनेगा। Zn अगर एग्जामिनर ने दे दिया है तो बोलो Zn आपसे मैं कहूँ बोलो उस H2O2 को रहने ही नहीं देगा, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे? बोलो ये होंगे। बात समझ में आए? बोलो एक और एग्जांपल बता देता हूं। मैंने कहा एग्जांपल 2। क्लियर। सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अगर मैंने कहा आपको एग्जामिनर ने O3 आपसे मैं कह रहा हूँ H2O और Zn दे रखा है। क्लियर। तो आपको क्या प्रोडक्ट बनेगा? और खाली O3 और H2O दे रखा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक तरफ इधर ऑक्सीजन एक तरफ इधर ऑक्सीजन, तो पहला तो एक एसिटाल्डिहाइड बन गया, एक फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और साथ में मैंने कहा H2O2 बनेगा, लेकिन ये Zn दे रखा है इसलिए वो उसको रहने नहीं देगा, तो यही मेरे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका Zn नहीं दे रखा है तो आपको पहले तो आपको पता है यही एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और साथ में H2O2 बिल्कुल अपना प्रभाव दर्शाएगा और इसका आगे ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिटिक एसिड बनाएगा, इसका आगे ऑक्सीडेशन करेगा तो फॉर्मिक एसिड बनाएगा, और आपसे मैं को इसको CO2 और H2O में बदल देगा। बोलो बात समझ में आए? तो मेरे कहने का मतलब फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएंगे। बात समझ में आए? बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ओजोनोलाइसिस भी पता होना चाहिए। एल्कीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होता है हाइड्रोजाइलेशन। ठीक है, हाइड्रोजाइलेशन आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा हाइड्रोजाइली बोलो जाइलीकरण। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये एल्कीन देते हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं आपको कोई भी हाइड्रोजाइलेशन एजेंट, चाहे आपसे मैं को बेयर अभिकर्मक दे दे, बोलो बेयर आपसे मैं करूँ यहाँ पर मैंने लिखा हाइड्रो बोलो जाइलेशन बोलो एजेंट। ठीक है, बोलो अगर आपको दे रखा हो तो बोलो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? बोलो इस तरह का बनेगा। क्लियर। तो मैंने कहा वो एजेंट कौन कौन से है? पहला मैंने कहा बेयर अभिकर्मक। ठीक है, बेयर अभिकर्मक, बोलो बेयर अभिकर्मक का मतलब 1% बोलो मैंने कहा सारिये KMnO4, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। इसी तरह से मैंने कहा ओस्मियम बोलो टेट्रा ऑक्साइड, आपसे मैं करूँ H2O। क्लियर। उसके अलावा बोलो पर एसिड। ठीक है, पर एसिड मतलब RCOOOH। क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो इसी तरह से Ag आपसे मैं करूँ O2 और H2O। ये आपके बेयर एजेंट, ये चारों हाइड्रोजाइलेशन एजेंट होते हैं। अब बोलो सबसे ज़्यादा तो बेयर एजेंट ऊपर इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी यहाँ पर हो हमेशा ये प्रोडक्ट बनाओगे। क्लियर। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपसे मैं कहूँ ये एल्कीन की मैंने कुछ केमिकल रिएक्शंस बताई है, बोलो दहन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो है ही है, आपको ओजोनोलाइसिस में पता होना चाहिए और हाइड्रोजाइलेशन भी पता होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं अपन बोलो एल्काइन की। किसकी बात करते हैं? बोलो एल्काइन की। ठीक है, तो मैंने कहा एल्काइन के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए CnH2n-2, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। और आपसे मेरे को एल्काइन के अंदर बोलो आपसे मेरे को प्रत्येक कार्बन कैसा होता है? sp कार्बन होता है, और इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद आपसे मैं करूँ जीएमपी की बात करें तो जीएमपी एल्काइन बनाना है, तो पहला है बोलो आपसे मैं को एल्काइन से, यानी एल्काइन से एल्काइन बनाएंगे तो हमेशा कैसी बनेगी बोलो हायर एल्काइन बनेगी। कैसी बनेगी? हायर एल्काइन, उच्चतर बनेगी। जिसका बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, मैंने कहा आपको ये सपोज दैट मैंने आपसे मैं कहूँ कि मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH एल्काइन लिया और यहाँ पर अगर हम बोलो आपसे मैं करूँ RMgX और आपसे मैं करूँ R-X की अभिक्रिया करते हैं तो बोलो CH3 और आपसे मैं कहूँ C ट्रिपल बॉन्ड C R-, ये एक हायर एल्काइन बनता है। यानी इसमें क्या ध्यान रखना है, जब हम एल्काइन से एल्काइन बनाते हैं RMg और RX से, तो RX का जो R है वही यहाँ पर बोलो आपसे मैं करूँ चेन लंबी बनाने में सहायक होता है। उसके अलावा मैंने कहा और किससे बना सकते हैं, तो मैंने कहा डाई हैलाइड से। ठीक है, डाई हैलाइड से अगर हम बनाना चाहेंगे एल्काइन तो मैंने कहा ये CCl2 आपसे मैंने कहा ये CH आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो मैंने कहा डाई हैलाइड से। ठीक है, CH2Cl और मैंने कहा CH2Cl। अगर मैंने एजेंट ले लिया एल्कोहलिक KOH, कोई बात नहीं, ClH से ये आपका क्या बना देगा एल्काइन, 2 बार डिहाइड्रो हेलोजनेशन करा देगा। इसी तरह से मैंने कहा बोलो टेट्रा आपसे मैं कहूँ हैलाइड से। ठीक है, टेट्रा हैलाइड से अगर बनाना चाहे तो मैंने कहा आपको Cl आपसे मैं कह रहा हूँ Cl ओके। और यहाँ पर अगर हम बोलो Zn- ले लेंगे तो आपसे मैं कहूँ Zn- लेंगे तो यहाँ पर ये क्या कर देगा बोलो अगेन एल्केन बोलो एल्काइन बना देगा। इसी तरह से मैंने कहा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड और है क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, क्लोरो आपसे मैं कहूँ फॉर्म से, यानी अगर मैं CHCl3 लेता हूँ आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बोलो 6Ag लेता हूँ तो मुझे एज ए प्रोडक्ट क्या मिलता है बोलो आपसे मैं कहूँ क्या मिलता है बोलो एल्काइन मिलता है। बात समझ में आए बोलो? तो आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन, ठीक है, जल अपघटन आपसे मैं कह रहा हूँ से भी बोलो क्या मिलता है एल्काइन। CaC2 का बोलो जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब भी आपका क्या बनता है एज ए प्रोडक्ट आपसे मैं कहूँ C2H2 बनता है। बात समझ में आए? ये मैंने आपको कुछ क्या बताइए बोलो आपसे मैं कहूँ GMP बताई है। उसके बाद हम अगर बात करें केमिकल आपसे मैं कहूँ रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो पहला तो वही क्या होगा कंबंसन, तो आपसे मैं कहूँ C2H2 बोलो किसी का भी कंबंसन करते हैं तो प्रोडक्ट CO2 और H2O बनता है। क्लियर? उसके बाद वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलो आपसे मैं कहूँ इसकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। अगर आपसे मैं कहूँ ये मैंने CH आपसे मैं कह रहा हूँ 3C ट्रिपल बॉन्ड CH लिया है और अगर HCl की अभिक्रिया कराऊंगा तो CH3Cl और आपसे मैं कहूँ Cl और ये CH3, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? और अगर आपसे मैं कहूँ कि CH3 बोलो C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पर अगर HBr और मैं लेता हूँ यहाँ पर पेरोक्साइड, तो मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा बोलो इस तरह का आपसे मैं कहूँ प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो आपसे मैं कहूँ ये आयनिक मैकेनिज्म से और ये आपसे किससे बोलो फ्री रेडिकल से। बोलो बात में किससे बनेगा बोलो फ्री आपसे मैं कहूँ रेडिकल, ठीक है, मैकेनिज्म से। बात मेरी समझ में आई होगी। क्लियर? उसके अलावा मैंने कहा कि आपको क्या पता होना चाहिए ओजोनो आपसे मैं कहूँ ओजोनोलाइसिस, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं तो आपसे मैं कहूँ अगर आपको मैं कहूँ कि बोलो ये बोलो आपसे मैं कहूँ यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और यहाँ पर O3 और H2O आपको दे रखा है, तो यहाँ पर मैंने कहा क्या होगा बोलो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, मैंने कहा CH डबल बॉन्ड यानी आपसे मैं करूँ CHO बनेगा, साथ में बोलो H2O2 बनेगा, ये फर्दर ऑक्सीडेशन कर देगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। बात समझ में? और अगर आपने देखा कि आपको Zn ले रखा है तो आपसे मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये दे रखा है और यहाँ पर O3 और H2O के साथ Zn दे रखा है तो आपका
फाइनल प्रोडक्ट यहीं पर रुक जाएगा। बात समझ में आए बोलो? ओके। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉली आपसे मैं करूँ मेराइजेशन, ठीक है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 अगर मैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूँ, यहाँ पर रेड हॉट Fe आपसे मैं कहूँ ट्यूब, क्लियर। तो आपसे मैं कहूँगा लाल तप्त, आपसे मैं करूँ तप्त, बोलो Fe नली का अगर आपको प्रेजेंस दे रखी है तो यहाँ पर 3 मोल लिए जाते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है? एज ए बेंजीन बनता है, क्लियर। और यहीं पर अगर मैंने कहा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर NiCN4 आपसे मैं कहूँ कि प्रेजेंस हो तो 4 मोल लिए जाते हैं और आपसे मैं करूँ प्रोडक्ट आपका मैंने कहा बोलो ये आपसे मैं कह रहा हूँ बनता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे मैंने कहा अगर आपने CH3C आपसे मैं कह रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड CH और रेड हॉट आपसे मैं कहूँ Fe ट्यूब अगर ले रखी है तो आपका एज ए प्रोडक्ट मेसिटिलीन बनता है। क्या बनता है बोलो? मेसिटिलीन बनता है, क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने एल्कीन भी आपको कंप्लीट बता दी है। आपसे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कीन होता है इसके लिए एक स्पेशल नोट बता रहा हूँ। आपसे मैंने कहा 1 एल्काइन, ठीक है। 1 एल्काइन में मैंने कहा एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन बोलो एक्टिव हाइड्रोजन आपसे मैं को उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए आपसे मैं करूं इसलिए ये बोलो Na बोलो टोलेंट रिएजेंट आपसे मैं कहूँ टोलेंट रिएजेंट बोलो के साथ मैंने कहा प्रतिस्थापन बोलो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलो आपसे मैं कहूँ दर्शाती है, ठीक है, दर्शाते हैं। बात समझ में आए बोलो? तो इसका मतलब हुआ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं कह रहा हूँ ये आपको पता है इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, तो अगर मैं Na लेके आऊँगा तो आपसे मैं कहूँ ईजीली बोलो आपका Na यहाँ से बोलो आपका हाइड्रोजन निकलेगा। बात समझ में आए? और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर आपसे मैं कहूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH बोलो अगर मैं टोलेंट रिएजेंट की बात करूं बोलो कौन? टोलेंट रिएजेंट, ठीक है। टोलेंट रिएजेंट होता क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपसे मैं कहूँ अमोनिकल आपसे मैं कहूँ सिल्वर बोलो नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट। मेरे कहने का मतलब है कि NH4OH और मैंने कहा AgNO3 इसको बोलते हैं टोलेंट रिएजेंट। और आपसे मैं करूँ यहाँ पर बोलो C ट्रिपल बॉन्ड C और मैंने कहा आपको इस तरह से श्वेत बोलो आपसे अवक्षेप, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इनके द्वारा हम 1 एल्काइन और अदर एल्काइन 1 एल्काइन और अदर एल्कीन 1 एल्काइन और अदर एल्केन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद लास्ट हमारा क्या है बोलो? बेंजीन। आपसे मैं कह रहा हूँ पहली बात तो ये क्या है? एक एरोमेटिक आपसे मैं कहूँ एरोमेटिक बोलो यौगिक आपसे मैं कहूँ कंपाउंड है, ठीक है। तो कैसे बोला हमने एरोमेटिक? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक आपसे मैं कहूँ होने बोलो की शर्तें, क्लियर। तो मैंने कहा 3 शर्तें हैं। पहला क्या है? यौगिक क्या होना चाहिए? चक्रीय आपसे साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, चक्रीय यौगिक आपसे मैं को होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। एक तो साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, दूसरा आपसे मैं को उसमें चक्रीय अनुनाद, ठीक है। चक्रीय मैंने कहा अनुनाद मतलब साइक्लिक रेजोनेंस क्या होना चाहिए उसमें बोलो? मैंने कहा साइक्लिक बोलो रेजोनेंस आपसे मैं को होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए बोलो? साइक्लिक रेजोनेंस। और तीसरा मैंने कहा मेन चीज आपसे मैं कह रहा हूं मैंने कहा हैकल के नियम आपसे मैं कह रहा हूं का पालन आपसे में को होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को एरोमेटिक तभी कह सकते हैं जब तीनों के तीनों शर्तें लागू हो, क्लियर। और हैकल का नियम क्या है? नंबर ऑफ आपसे मैं कहूँ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4n+2 आपसे मैं कह रहा हूँ 4n+2 यहाँ पर n = 0 1 2 3। बात समझ
बोलो 4 इस तरह से। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि बोलो अगर यहाँ पर हैकेल का नियम ये है तो अगर मैं n यहाँ पर रखूँ और नंबर ऑफ आपसे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ जो कि आपसे मैं को 4n+2 से निकालूंगा तो यहाँ पर 0 रखूँगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 रखूँगा तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 रखूँगा तो यहाँ पर मैंने कहा बोलो 2 रखूँगा तो 10 आएगा। इसका मतलब बॉन्ड चाहे सिग्मा हो या पाई बॉन्ड हो, एक बॉन्ड का अगर निर्माण 2 इलेक्ट्रॉन से होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड। बोलो पाई बॉन्ड की संख्या की बात करूं तो बोलो क्या हुई 1, और 6 का मतलब क्या हुई 3, 10 का मतलब क्या हुआ 5। इसका मतलब एक राज की बात समझ में आ गई कि हैकेल का नियम का पालन होने का मतलब है कि बोलो आपसे मैं डबल बॉन्ड की संख्या आपसे मैं कहूँ 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा होनी चाहिए। बात समझ में। अच्छा, आपसे मेरे को कभी भी आपको 4 ऑप्शन दे के पूछे कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है तो आपको ये मैंने 3 शर्तें बताई है, उसके अलावा एक स्पेशल नोट पता होना चाहिए। अगर वो स्पेशल नोट पता होगा तो ही आप पहचान पाओगे। क्या यदि किसी आपसे मेरे को यौगिक, ठीक है, में आपसे मेरे को लोन पेयर या मैंने कहा नेगेटिव चार्ज आपसे मैं कह रहा हूँ साइक्लिक रेजोनेंस, बोलो साइक्लिक रेजोनेंस आपसे मैं कह रहा हूँ में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है तो आपसे मैं करूँ उसे भी एक डबल बॉन्ड आपसे मैं कहूँ काउंट, उसे भी एक पाई बॉन्ड आपसे पाई बॉन्ड काउंट किया जाता है। बोलो काउंट किया आपसे मैं को जाता है। ठीक है, तो ये सर ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कोई मुझे पूछे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड जरूर है लेकिन साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है। आपसे मैं कहूँ कोई मुझे कहे कि बोलो आपसे मैं कहूँ ये है क्या, तो भी मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इसमें बोलो भाग ले लिया तो संख्या कितनी हो गई 2, इसलिए नहीं होगा। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ कोई मुझे पूछे क्या ये साइक्लिक रेजोनेंस बोलो ये एरोमेटिक है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल है, बिकॉज इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बोलो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बोलो साइक्लिक रेजोनेंस भी है और आपसे मैं कहूँ हैकेल के नियम का पालन भी करता है। बात समझ में? अगर कोई मुझे पूछे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, मैं कहूँगा नहीं है क्योंकि हैकेल के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो बात समझ में आए बोलो। इसी तरह से कोई मुझे पूछे क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, तो मैं कहूँगा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काउंट कर लिया तो आप ये साइक्लिक रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो आपका डबल बॉन्ड की संख्या क्या हुई, बोलो 2 ही हुई। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि बोलो क्योंकि ये साइक्लिक रेजोनेंस में भाग ले रहा है लेकिन इसको तो काउंट करता ही है, हाँ करते ही नहीं है, हाँ ये जरूर हो जाएगा बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो बोलो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पोर हो उसको काउंट करते हैं। क्लियर? तो इसी तरह से मैंने कहा कि अगर ये मैंने लिखा तो आपसे मेरे को क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है क्या, बिल्कुल है, इसी के लिए तो मैंने आपको समझाया है। क्लियर? तो बेंजीन अगर आपसे कहूँ एरोमेटिक कंपाउंड है कैसे पता चला, उसके बाद अगर हम जीएमपी देखें, बेंजीन बनाने की विधियां देखें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा बेंजीन कैसे कैसे बना सकते हैं। तो पहला है बोलो आपसे मेरे को एरोमेटिकरण, आपसे मेरे को एल्केन के एरोमेटिकरण से नॉर्मल हेक्सेन लेंगे और आपसे मैं करूँ यहाँ पर एरोमेटिकरण अभिकर्मक, आपसे मैं कहूँ अभिकर्मक बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ से। ठीक है, तो Al2O3 एरोमेटिक एजेंट होता है और उससे क्या बनता है, बोलो बेंजीन बनता है। दूसरा मैंने कहा पॉलीमेराइजेशन बहुलकीकरण से। ठीक है, अभी बताया मैंने आपको कि ये आपका एल्कीन है और अगर मैं यहाँ पर रेड हॉट एफी ट्यूब अगर मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ, रेड हॉट एफी ट्यूब, तो आपसे मेरे को इससे भी क्या बनता है, बोलो बेंजीन बनता है। बात समझ में? अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई है वो है बोलो फिनॉल से। ठीक है, तो आपसे मेरे को फिनॉल, ये मैंने क्या लिया, बोलो फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन जब जब हम जेडन से कराते हैं तब आपका बेंजीन एज ए प्रोडक्ट बनता है और आपसे मेरे को ये ऑक्सीजन ऐसे निकल जाता है। बात समझ में आए? इसी तरह से मैंने कहा सोडा लाइम से, बोलो मैंने कहा सोडा
ठीक है, सोडा लाइम से। ठीक है, सोडा लाइम से अगर हमें बनाना है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने, बोलो क्या, यह कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैं अगर NaOH और आपसे मैं कहूँ CaO लूँगा तो मुझे एज ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन, बिकॉज यहाँ पर CO2 निकल जाएगा। ये मैंने किसकी GMP बताई, बोलो बेंजीन की। इसी तरह से अगर हम देखें केमिकल आपसे मैं करूँ रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला क्या है, बोलो दहन। तो मैंने कहा ये C6H6, किसी का भी हम हाइड्रोकार्बन का कंबंशन करते हैं, प्रोडक्ट ऑलवेज क्या बनता है, CO2 और H2 बनता है। क्लियर। उसके बाद आपसे मैं कहूँ मेन इसकी रिएक्शन वो कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। मैंने कहा बोलो इलेक्ट्रॉन स्नेही, आपसे मैं कहूँ स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन आपसे मैं कहूँ अभिक्रिया। क्लियर। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपसे मैं कह रहा हूँ कोई भी यहाँ पर बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो हाइड्रोजन को हटाएगा और उसकी जगह आपसे मैं कहूँ खुद आ जाएगा। अब मैंने कहा ये बोलो अगर आपका Cl+ हुआ तो बोलो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। आपसे मैं कहूँ ये अगर आपसे मैं कहूँ NO2+ हुआ तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, SO3H हुआ तो सल्फोनिक बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आए, बोलो ओके। और उसके अलावा मैंने कहा एक चीज़ लास्ट, मैंने कहा एडिशन रिएक्शन, बोलो एडिशन रिएक्शन। और मैंने कहा आपको कि अगर ये मैं लेता हूँ क्या, बोलो बेंजीन, और यहाँ पर मैं लेता हूँ बोलो Cl2, और यहाँ पर अगर मैं करता हूँ एडिशन तो मेरे कहने का मतलब C6H6Cl6 बनता है, जिसको हम बोलो आपसे मैं को BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं, बोलो 666 भी कहते हैं, बोलो मैंने कहा गैमेक्सिन भी कहते हैं, और मैंने कहा इसी को लिंडेन भी कहते हैं। बोलो आपसे मेरे को लिंडेन भी कहते हैं। तो आई थिंक मैं क्या बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैंने आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक, मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ कंप्लीट मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ चीज़ें ही बताई है, मैंने आपको सारा सिलेबस जो आपका सेकेंड ग्रेड में है वो मैंने आपको करा दिया। यानी अगर आप 2 घंटे के अंदर 5 यूनिट कभी भी तैयार कर सकते हो, मतलब आप ये सोचो कि मैंने आपका पूरा केमिस्ट्री के 24-25 यूनिट मैंने आपको करवा दी है। क्लियर। बोलो फिजिक्स आपका मैंने करवा दिया, केमिस्ट्री मैंने आपका करा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा डर स्टूडेंट को लगता है। आई होप आपको मैंने जो बताया वो बहुत अच्छा लगा होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपसे मैं कह रहा हूँ आपको और क्या चाहते हो आप एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले, जिससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाओ, कि आपसे कम हो जाए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि आप एग्ज़ाम के दिन इतना अच्छा परफॉर्म करके आओ। आपसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं बोलो यही चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट जिस दिन एग्ज़ाम देने जाए उस दिन मेहता सर बन के जाए। बोलो बात समझ ना। यानी आपसे मैं कह रहा हूँ आप मेरे स्टूडेंट, बोलो आपसे मेरे को जो भी लेक्चर देख रहे हैं, बोलो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसने मेरे से पढ़ा है और आपसे मेरे को नहीं पढ़ा है वो भी आपसे मैं करूँ ये जो लेक्चर मैंने यूट्यूब पे डाले हैं उनको देख करके भी वो आपसे मैं कहूँ बहुत कुछ सीख सकता है। क्लियर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और एक बात मैंने आपसे कहा है आज कि आपको पहले मन से जीतना है तो आप एग्जामिनर को जीत पाओगे और एग्जाम को जीत पाओगे। क्लियर। यानी सबसे पहले आपको मैंने कहा ना, आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंटल हो जाना है कि बोलो ये एग्ज़ाम बहुत छोटे होते हैं, मैं इनको यूं क्रैक कर लूँगा। बात समझ में आए। ओके, तो आपसे बेस्ट ऑफ लक। ओके।